हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवंती क्लासेस। माय नेम इज मंजित भारद्वाज और आप देख रहे हैं, है ना। आदत सी पड़ गई कि आप देख रहे हैं आज तक। तो देखिए, आज हम करने वाले हैं डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट, जिसके अंदर हम कुछ हद तक कर चुके थे, उसके कुछ प्रॉपर्टीज कर चुके थे, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट। अब बात करेंगे डेंसिटी के ऊपर, कौन सा सबसे ज्यादा डेंस होता है। तो मेल्टिंग पॉइंट जो है वो सबसे ज्यादा होता है टंगस्टन का, है ना। यही पढ़ा था। यस सर। ठीक है, अब इसके बाद में बात करते हैं भाई डेंसिटी की। ठीक है, यहाँ तक हम कर चुके हैं। इलस्ट्रेशन भी एक हो गया था, हायर मेल्टिंग पॉइंट, और मरकरी का सबसे कम होता है -38, हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट 3400 डिग्री सेल्सियस होता है टंगस्टन का। अप्रोक्सीमेट है, ये इक्वल नहीं है, अप्रोक्सीमेट 3400, मतलब कुछ इधर उधर का पॉइंटों में डाटा होता है। ठीक है, तो वो पॉइंटों को होल नंबर बना देते हैं ना। तो अब बात करते हैं डेंसिटी की। द एटॉमिक वॉल्यूम the atomic volume of transition elements are low compared with the element of group 1 and 2. एटॉमिक वॉल्यूम उनका कम होता है। एटॉमिक वॉल्यूम का मतलब समझ रहे हो? वही सर जो एटम स्पेस ऑक्यूपाई करेगा। मास बाय डेंसिटी, मास बाय वॉल्यूम डेंसिटी। इट इज टॉकिंग अबाउट डेंसिटी। एटॉमिक वॉल्यूम भी डेंसिटी को ही रिलेट करता है। ठीक है, कहने का स्टाइल अलग है। वो कहता है ना, साइंस में कई बार बच्चे शुरू में जब +1 में आते हैं तो बहुत देसी भाषा बोलते हैं, सर सिंपल करके बताओ। और जब जैसे जैसे थोड़ा साइंटिफिक लैंग्वेज आती है तो फिर वो लैंग्वेज चेंज हो जाती है ना, थोड़ा अलग लहजे में बोलते हैं। तो ये वैसा ही है, एटॉमिक वॉल्यूम दैट इज कॉल्ड। ठीक है, डेंसिटी का ही नाम है। ट्रांजिशन एलिमेंट लो कंपेयर टू, देखो यहाँ आपको ना सारी चीजें एस ब्लॉक और पी ब्लॉक से कंपैरिजन में मिलेंगी। याद रख लेना, सभी चीजें एस और पी के कंपैरिजन में, क्योंकि हम ट्रांजिशन एलिमेंट कर रहे हैं, किसी से तो कंपेयर करें। एस हम पढ़ चुके हैं, समझ लो +1 में हल्का फुल्का आप लोगों ने किया होगा। एस मेटल क्या होती हैं? लाइट मेटल्स होती हैं। डी ब्लॉक क्या होते हैं? हैवी मेटल्स होती हैं। एफ ब्लॉक क्या होते हैं? उससे भी हैवी मेटल्स होती हैं, उससे भी हैवी। गोल्ड जो है ना, हमने हमेशा सुना है गोल्ड काफी क्या बोलते हैं उसको, मेलिएबल डक्टाइल होता है, खींच के तारे बनाई जा सकती हैं। 1 ग्राम सोने से 1 किलोमीटर लंबी वायर बनाई जा सकती है, ऐसा कुछ है? यस सर। यस सर। समथिंग। वो डाटा कैसे, तो सोचो इतनी लंबी वायर 1 ग्राम सोने से खींच के बनाई जा सकती है। तो यहाँ पर हमें लगने लग जाता है कि लोहा बहुत हल्का होता होगा। लोहा जो गोल्ड, गोल्ड जो है वो लोहे से भारी होता है, पता है आपको? लोहे से बहुत भारी होता है गोल्ड, बहुत ज्यादा भारी है। जनरली हम लोहे से ट्रीट करते हैं तो हमें लगता है इससे भारी कुछ भी नहीं है, लेकिन लोहा से भी भारी है गोल्ड, और गोल्ड से भी भारी यूरेनियम वगैरह होते हैं। यूरेनियम, और उसके बाद में लावरेशियम जो है और भी भारी है। 112 एटॉमिक कितना होता है उसका? 103, है ना। एटॉमिक मास बढ़ गया, ऑब्वियस सी बात है। तो यहाँ 1 और 2 से ग्रुप से कंपेयर करेगा। दिस इज बिकॉज द इंक्रीज्ड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज अगर इंक्रीज होगा तो क्या होने वाला है भाई? वो ज्यादा साइज छोटा हो। हाँ अट्रैक्ट करेगा, साइज हो जाएगा छोटा। मास तो अंदर ही है ना, साइज छोटा हो गया और अंदर मास काफी सारा है, तो डेफिनेट सी बात है इसका क्या होगा? डेंसिटी हैवी होगी। इन एडिशन टू एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन एडेड बाय ऑक्यूपाइड बाय इनर ऑर्बिटल। जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होता है वो तो भाई डी में जाता है, थर्ड शेल में। तो 4s2 के अंदर 3d में भरेगा, 1 2 3 4 5 6, है ना। तो वो तो थर्ड शेल में जा रहा है, वो तो अंदर जा रहा है इलेक्ट्रॉन, और इसकी वजह से न्यूक्लियर साइज ज्यादा हो रहा है, बट शेल का साइज वही रह रहा है, तो फिर डेंसिटी बढ़ेगी। कंसिक्वेंसली द डेंसिटी ऑफ द ट्रांजिशन मेटल आर हाई। ठीक है, क्लियर है बेटा पहला पॉइंट? यस सर। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है। अक्रॉस ए पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एटॉमिक वॉल्यूम डिक्रीज एंड एटॉमिक मासेस इंक्रीजेस। लेफ्ट से राइट में जाते हैं, एटॉमिक वॉल्यूम तो है डिक्रीज होता है और मास इंक्रीज होता है, ये सबके साथ ही है। यस और नॉट? यस सर। लेफ्ट टू राइट मास इंक्रीज होता है, क्योंकि शेल वही रहती है, एक एक इलेक्ट्रॉन उसी शेल में आता है, बट न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता रहता है। ठीक है, Hence the density increases across the period। तो फिर से वही बोल रहा है, डेंसिटी इंक्रीज होती है, तो यहाँ पर डेंसिटीज इंक्रीजेस अक्रॉस द पीरियड जब लेफ्ट टू राइट चलते हैं तो डेंसिटी इंक्रीज होती है। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर और निकिल की अप्रोक्सीमेट सेम है। अब ये डाटा जो होता है ना, ये डाटा आपको याद रखना है, बाकी सब ध्यान दीजिएगा। और जिंक का केस देखिए, सभी क्या हो रहा है? स्कैंडियम से ज्यादा है, टाइटेनियम से ज्यादा, वेनेडियम से ज्यादा, क्रोमियम मोर देन मोर इज मैग्नीज, देन मोर इज आयरन, देन मोर इज कोबाल्ट, आफ्टर दैट निकिल, और मैं इसमें जिंक को भी ले रहा हूं। जिंक के साथ उल्टा हो रहा है, ध्यान दो भाई। जिंक के साथ लेस देन नहीं है, ग्रेटर देन का साइन है। कॉपर ग्रेटर देन जिंक। यस यस सर। इस डाटा को याद रख लेना, ठीक है। और एक चीज, एक डाटा और बताता हूं, क्या नाम है उसका? पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। पीरियोडिक प्रॉपर्टीज था थर्ड लेसन आपके उसमें +1 में, यस सर। है ना।
पीरियोडिक प्रॉपर्टीज का आपको आपके बिटली लिंक के ऊपर +1 वालों का ही उसमें आप +1 भी आप देख सकते हैं नोट्स, उसमें पीरियोडिक प्रॉपर्टीज वाले नोट्स अगर किसी को इंटरेस्ट हो, उसमें काफी सारे ना ऑर्डर दे रखे हैं, लेफ्ट टू राइट क्या होता है, डेंसिटी कम होती है, ठीक है, उसका मेटालिक प्रॉपर्टी बढ़ती है घटती है, कौन सी ज्यादा घट रही है, कौन सी ज्यादा बढ़ रही है, किस प्रॉपर्टी को रट्टा लगाना, याद रखना, किस ऑर्डर को याद रखना, उनके ऊपर मैंने काफी सारे इंपॉर्टेंट मार्क कर रखे हैं। 3-4 पेज में ही पीरियोडिक प्रॉपर्टी खत्म हो जाता है, लंबा चौड़ा नहीं है, ठीक है। आप उसको सारा को डाउनलोड करके देखेंगे तो 3-4 पेज ही मुश्किल से मिलेंगे, जस्ट रीड करना है, क्रैम करना है, आप अपने हिसाब से नोट्स बनाना चाहें तो बना लीजिएगा। ये कभी कभी ना फ्री का नंबर होता है, ये पी ब्लॉक में, एस ब्लॉक में, डी ब्लॉक में, इनके फ्री के नंबर होते हैं, इनमें सिर्फ ऑर्डर आता होता है। निकिल और कॉपर सेम है डेंसिटी, जिंक की डेंसिटी कम हो जाती है, क्यों? जिंक फुल फिल्ड हो जाता है, फुल्ली फिल्ड 4s2 3d10 फुल्ली फिल्ड, सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हैं, पेयर इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, जो रिपेल करते हैं, जिसकी वजह से साइज बढ़ जाता है, साइज बढ़ गया तो डेंसिटी कम हो गई। यस, क्लियर है? यस सर। तो इस तरह से, और निकिल और कॉपर के केस में यहां पर आप बोल सकते हैं एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिखाता है कॉपर, तो डेफिनेट सी बात है इसके साइज में भी डिफरेंस आ सकता है। तो ये अप्रोक्सीमेटली क्या होता है, निकिल और कॉपर का सेम होता है। जिंक इज एक्सेप्शन, हैविंग लार्ज एटॉमिक वॉल्यूम हैंस हैज लोअर डेंसिटी, तो ये इन्होंने सीधा बोल दिया लोअर डेंसिटी है, रीजन नहीं डिफाइन कर रखा, रीजन है फुल्ली फिल्ड के कारण। इसके बाद में नेक्स्ट देखिए, 3D की डेंसिटी कम होती है 4D की उससे ज्यादा, 5D की और भी ज्यादा, ग्रेटर देन लिख रखा है। ऊपर से नीचे जाते हैं तो क्या होता है, शेल भी बढ़ जाती है, एक शेल बढ़ गई डेफिनेटली तो साइज बड़ा हो गया, बट न्यूक्लियस का चार्ज उससे कहीं ज्यादा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से डेंसिटी जो है वो क्या हो जाती है, ज्यादा बढ़ जाती है। मतलब हैवी मेटल्स नीचे जाएंगे तो मेटल हैवी होती जाती है, तो हैवी हो गई मतलब ऑब्वियस है डेंसिटी क्या हो गई, बढ़ गई। यस, क्लियर है? यस सर। और 4D और 5D में बहुत बड़ा गैप बता रखा है उसने, ग्रेटर देन बता रखा है, इसको भी डिस्कस करेंगे वो कैसे होता है ना। मैक्सिमम डेंसिटी जो है किसकी है भाई, यहाँ पर मैक्सिमम डेंसिटी इरिडियम एंड ओस्मियम, तो इरिडियम की डेंसिटी मैक्सिमम होती है, ये भी याद रखने वाला डाटा है, और ओस्मियम लगभग बराबर होता है, यहाँ इन्होंने थोड़ा ग्रेटर देन इक्वल लिख रखा है बट लगभग बराबर होता है, ठीक है, ओस्मियम और इरिडियम। अब देखिए डेंसिटी तो सबसे ज्यादा इरिडियम की है, मतलब सबसे ज्यादा हैवी, डी ब्लॉक एलिमेंट्स में सबसे ज्यादा हैवी जो होगा वो इरिडियम होगा, ठीक है, एडियम ओस्मियम। बट मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा हाई किसका है, वो टंगस्टन का है। डिफरेंस समझ में आ रहा है? यस सर। दोनों चीजें अलग हैं, कंफ्यूज मत होना कि टंगस्टन है तो डेंसिटी अगर किसी ने पूछ ली तो वो भी टंगस्टन लिख दो, गलत होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ द एंड और आयोनाइजेशन एंथैल्पीज, आयोनाइजेशन एनर्जी एंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी। फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, जिंक कैडमियम मर्करी आर वेरी हाई, इनकी तो पहली बहुत हाई होती है। क्यों हाई होती है, अब ये आप लोग सोच सकते हैं, क्योंकि फुल्ली फिल्ड है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करना पसंद ही नहीं करते, वेरी हाई बिकॉज ऑफ देयर फुल्ली फिल्ड, डी इलेक्ट्रॉन्स जो है इसमें फुल्ली फिल्ड होते हैं, दैट इज व्हाई ये वेरी हाई है। नेक्स्ट देखिए, ऑर्डर ऑफ सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर दे रखा है, सेकंड में क्या बोलता है, स्कैंडियम से ज्यादा टाइटेनियम, उससे ज्यादा वेनेडियम, उससे ज्यादा मैग्नीज, उससे ज्यादा क्रोमियम, सिर्फ इतना ही ऑर्डर दिया। क्रोमियम के बाद में क्या होता है इन्होंने नहीं बता रखा, ठीक है। तो आपको ये सीरीज में है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, जो चीज नॉर्मल ट्रेंड को फॉलो करती है उसको नॉर्मली याद रखिए, लेकिन जो एक्सेप्शन हो, उल्टा पुल्टा हो जाए, उसके ऊपर इंपॉर्टेंट मार्क करके उसको अलग से याद कीजिए, ठीक है, तो आपके लिए इजी हो जाएगा ऑर्डर। ऑक्सीजन स्टेट की बात करते हैं अब, ये तो आयनेशन एनर्जी की बात थी, अब ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीजन स्टेट का मतलब क्या है भाई, कितने इलेक्ट्रॉन ये डोनेट कर सकता है, या फिर कहिए डोनेट करने का नाटक करता है ना, एक तरह का नाटक होता है ऑक्सीजन स्टेट। इसके चारों तरफ कितने एटम्स जुड़ सकते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कितने जुड़ सकते हैं, वो होती है ऑक्सीजन स्टेट। ट्रांजिशन मेटल एग्जिस्ट लार्ज नंबर ऑफ ऑक्सीजन स्टेट, एक से ज्यादा दिखाती हैं, विद द एक्सेप्शन ऑफ द फ्यू एलिमेंट्स, मोस्ट ऑफ द शो वेरिएबल ऑक्सीजन स्टेट, कुछ एक को छोड़कर सारे वेरिएबल दिखाते हैं। दीज ऑक्सीजन स्टेट्स आर रिलेटेड टू देयर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एटम, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से रिलेट करती हैं, सिंपल नॉर्मल। सर हाँ बेटा, सर जो सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी है उसमें सर क्रोमियम मैंगनीज की बात क्यों आ रहा है, उसकी तो मतलब कुछ वो भी नहीं है, हाफ फिल्ड सर उसकी तो ज्यादा होती है किसकी? सर क्रोमियम का एटॉमिक नंबर सर। कम होता है ना मैंगनीज से, और सर उसमें तो कुछ अरे हाफ फील्ड हाँ का ये भी बोल रहा उल्टा है है, सर। ठीक है, ये ऑर्डर उल्टा, अभी मैंने ध्यान ही नहीं दिया, ठीक है। क्रोमियम और मैग्नीज, देखिए सचिन टाई वाला क्रिकेट, क्रोमियम पहले आएगा मैग्नीज बाद में आएगा, तो यहाँ पर ये दोनों में एक्सेप्शन है, ठीक है, ये मैंने ध्यान ही नहीं दिया, गुड। तो सर देखिए, मेनली होता क्यों है इसमें, तो हाँ मतलब हाफ बताता हूँ फील्ड का भी बताता हूँ कुछ नहीं बताता है। हूँ बताता हूँ बेटा, ठीक है। अब देखिए जरा, पहले मैग्नीज की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, इस तरफ लिख लेते हैं, है ना। मैग्नीज का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 20,
5, 5। ठीक है, दिस इज 25 और क्रोमियम का होता है 24, ठीक है। अब जरा 25 की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिए, क्या आएगा? 3D के अंदर कितने होते हैं इसमें? 5, यस 4s सर, में कितने होते हैं? 2, यस सर, और इसमें कितने होते हैं? 3D में 5 और 4s में 1। 1। अब देखो, दो इलेक्ट्रॉन उड़ाने हैं, अब आप खुद समझ लो, बताओ, आ गया समझ में? सर लेकिन जब एक इलेक्ट्रॉन ने हटा दिया उसमें से, तो इसका डी सबशेल हाफ फील्ड है और इसका एस सबशेल हाफ फील्ड है, तो हाँ ये हाँ, अब देखिए देखिए, ठीक है, अब वही देखते हैं। यहां पर क्या हुआ? क्रोमियम है, क्रोमियम +1 के अंदर देखते हैं, +1, ये आ जाएगा 3d5, 4s में 0, ठीक है। यस सर, और मैग्नीज का +1 देखते हैं, चलो, Mn का +1, इसके अंदर क्या आएगा? 3d के अंदर 5 और 4s में 1, यस सर, ठीक है। अब देखिए, सबसे आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कौन सा होता है? 4s होता है, यस सर, सबसे आउटर मोस्ट 4s होता है। 4s में से, हालांकि वो भी हाफ फील्ड है, बिल्कुल एक्सेप्टेड है, और इसमें 3d हाफ फील्ड है, लेकिन 4s से इलेक्ट्रॉन निकालना बाहर है, आउटर में है, वहां से इलेक्ट्रॉन निकालना, 3d वाले अंदर है, वो उसे रिपेल भी कर रहे हैं। 3d में 5-5 इलेक्ट्रॉन है जो उसे रिपेल कर रहे हैं 4s को, तो रिपल्शन तो ज्यादा है ना। तो 3d में से इलेक्ट्रॉन निकालना इनर शेल में से निकालने जैसा है, और 4s में से निकालना आउटर शेल के जैसा है, तो 4s में से इलेक्ट्रॉन जल्दी निकलेगा एज कंपेयर टू 3d। दोनों पर 1 पॉजिटिव चार्ज, यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो उतना ही है, ठीक है, लेकिन न्यूक्लियस का चार्ज बढ़ता है डेफिनेटली, बट यहाँ पर 4s और 3d शेल नंबर अगर बढ़ गया, सोचो, सिंपल कैलकुलेशन कर लो, शेल नंबर बढ़ गया, एक में 4th शेल में है, एक में 3rd शेल में है, बताओ किसमें से इलेक्ट्रॉन जल्दी निकलेगा? 4th शेल में। 4th में। ये वही है, क्लियर है? यस सर, ठीक है, ओके, ये भी इंपॉर्टेंट है भाई, ये मैंने ध्यान ही नहीं किया था, आप लोगों ने ध्यान किया, बहुत अच्छी बात है। आगे देखते हैं बेटा, ठीक है। याद रखना, जैसे मैंने बोला कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिए, आपको आधा आंसर मिल जाएगा। इनऑर्गेनिक बहुत आसान है, कितनी आसान है पता है? मैं अपना एक इंसिडेंट सुनाता हूँ, मेरा इंसिडेंट सुनाता हूँ, फिर एक मेरी स्टूडेंट का इंसिडेंट सुनाता हूँ आपको। तो मैं बीएससी फर्स्ट में था, पता नहीं सेकंड ईयर में था, और आई थिंक फर्स्ट ईयर में ही था, ठीक है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पेपर था। इनऑर्गेनिक के अंदर कुछ इसी तरह की रीजनिंग थी, साइज बढ़ जाएगा, न्यूक्लियर अट्रैक्शन घट जाएगा, ऐसा होगा वैसा होगा, तो क्वेश्चन पेपर में सारा वही कचरा डाल रखा था, ठीक है। हमारा पेपर था 35 नंबर का, ठीक है, 35 नंबर का, एक इनऑर्गेनिक, फिर ऑर्गेनिक, फिर फिजिकल, सारे इस तरह से 35, 35 एंड 30 ऐसे पेपर होते थे हमारे केमिस्ट्री के अंदर। उसके बाद में इन्होंने 10-20 नंबर की वो डाल दी थी, 20 नंबर की असेसमेंट और समथिंग समथिंग, तो उसके बाद 80 मार्क्स का टोटल पेपर होता था, 27, 25 इस तरह का कुछ 3 पेपर होते थे बाद में। तो मेरा पेपर 35 मार्क्स का था, मैं सारे पेपर में यही चीजें लिख के आ रहा हूँ, रीजनिंग लिख के आ रहा हूँ, ये न्यूक्लियर साइज बढ़ जाएगा, चार्ज बढ़ जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा, लिख तो मैं आया। कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं था जो बुक में दिया हो, क्योंकि रीजनिंग वाले क्वेश्चन है, बुक में क्या दिया होगा उसमें, है ना, बुक में तो रीजन समझा दिया कि अगर ऊपर से नीचे आओगे तो साइज बढ़ेगा। अब उन्होंने बीच में आंसर देख दिया कि इसका साइज कम है, इसका साइज ज्यादा है, क्यों? तो मैं यही लिखूंगा, ऊपर से नीचे आते हैं शेल बढ़ जाएगी, इसलिए साइज बढ़ जाएगा, क्योंकि मैंने यही चीज पढ़ रखी है। घर आके मैं सोच रहा, मैंने कहा यार, मैं सारे पेपर में बुक में से कुछ नहीं लिख के आया, कुछ भी नहीं, और मैं अपनी तरफ से रीजनिंग लिख के आया हूँ। तो पता नहीं क्या होने वाला है मेरे साथ, मतलब मेरे को बड़ा डर लग रहा था उस पेपर के लिए कि यार शायद सारा ही गलत कर दे टीचर। लेकिन कमाल की बात ये, मेरे 35 में से 32 मार्क्स थे उस पेपर में, है ना कमाल? मतलब मैं बाद में सोच रहा, मैंने सब कुछ सही लिखा बाद में मैं सोच रहा मैंने सब कुछ सही लिखा, यार ऐसे कैसे हो सकता है, मेरे को खुद पे विश्वास नहीं था, समझ गए? तो यहाँ ये चीजें देख के ना आपको लगेगा कि यार ये ऐसे कैसे है, कभी तो सर कहते हैं न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा हो गया, कभी ये होगा, इसको ध्यान से समझिए, बहुत आसान है, बहुत आसान, बस एक्सेप्शन याद होना। केमिस्ट्री के पेपर में अक्सर मतलब उल्टे सीधे रीजन लिख के आया, डी ट्रांजिशन, ये वो स्टेट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड देखते डी ट्रांजिशन, फिर भी हो गया। चलो जैसा भी है, लेकिन ऐसा मत कीजिए कि उल्टे सीधे रीजन, रीजनिंग को रीजनिंग के हिसाब से लिखिए, ठीक है। हाँ, जो एक्सेप्शन है वो तो आपको याद करना ही पड़ेगा, बट देखो कॉलेज के पेपर का अच्छी बात ये होती है कि कॉलेजेस के अंदर एक्सेप्शन ना वो खुद बता देते हैं, वो खुद ही बोलेगा मैग्नीज की जो आयनाइजेशन एनर्जी है सेकंड वाली, वो कम होती है एज कम्पेयर टू क्रोमियम, वाई, जबकि मैग्नीज का एटॉमिक नंबर ज्यादा है क्रोमियम से, वो खुद ही बता देगा। तो हमें तो सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के रीजन ढूंढना है, ढूंढ लो और बना दो, तो क्वेश्चन में ही आंसर होता है। हाँ, बस आपको रीजनिंग देनी है उसकी,
है ना। जनरली ऐसे पेपर मतलब ऐसे क्वेश्चंस होते हैं। सर इंजीनियरिंग की किसी ने मतलब डाला था कि इसमें मोस्ट फेमस रीजंस, मतलब कुछ भी पूछे बोल दो कि एफिशिएंट है, टाइम सेव करता है, यूज करना आसान है, बस बात खत्म। हाँ, ये एसएस वाले से कुछ ऐसे इसी तरह के रीजनिंग देते होते हैं। जब हम बच्चों से भी बोलते हैं ना लिमिटेशन लिखो, तो हम एक चीज जरूर बोलते हैं लिमिटेशन के अंदर, आंखें मीच के रीजन लिख देना। इट कैन नॉट एक्सप्लेन एवरीथिंग अबाउट, जो भी वो थ्योरी है उस थ्योरी का एवरीथिंग पीछे वाली थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाई, बस। सर वही वाली बात है कि बोर मॉडल एक्सप्लेन नहीं करता, डाल्टन मॉडल एक्सप्लेन नहीं करता। बस हाँ, सारे फीचर एक्सप्लेन नहीं करता, ये तो आंखें मीच के लिख सकते हो कहीं भी लिखो। तो वैसा ही कुछ होता है। खैर, लेकिन याद रखना आप लोग जिस पेपर की तैयारी कर रहे हो वो एडवांस लेवल है, वो लोग छोटे बचकाना हरकतें नहीं करते, वो नॉर्मल चीजें नहीं पूछेंगे, है ना। वो क्वेश्चन को सर वो अड़ा के सब्जेक्टिव पूछेंगे। थोड़ी, वो ऑब्जेक्टिव है। और साथ में अड़ा के पूछेंगे बेटा। ऑब्जेक्टिव में भी आप रीजनिंग करके आंसर्स दोगे, लेकिन बड़ा खतरनाक लेवल का आएगा। वो लर्निंग पावर देखते हैं कई जगह पर, क्रैमिंग पावर, और कई जगह पर रीजनिंग देखते हैं। दोनों चीजों का कॉम्बो आता है। तो बेसिक तो आना ही चाहिए, उसके बाद की बातें सोचते हैं वो लोग, है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। द एग्जिस्टेंस ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट इन द डिफरेंट ऑक्सीजन स्टेट मींस दैट देयर एटम्स कैन लूज डिफरेंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो देखो भी ट्रांजिशन एलिमेंट में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो एलिमेंट्स डिफरेंट ऑक्सीजन स्टेट का मतलब है कि वो अलग अलग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है। दिस इज ड्यू टू द पार्टिसिपेशन। अब ये इसका रीजन क्या है? एक तो इसमें डी इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं, एडिशन टू एनएस इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं, और यही दोनों जो है द एनर्जीज ऑफ एनएस एंड एनडी आर नियरली सेम, इनकी एनर्जीज सेम होती हैं। तो दोनों के दोनों ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करते हैं। लास्ट शेल का ऑर्बिटल, यानी कि अगर हम बात करें 3D सीरीज की, तो 4s एंड 3D दोनों सब शेल जो हैं वो पार्टिसिपेट करती हैं बॉन्डिंग में, क्योंकि इनका एनर्जी डिस्टेंस, एनर्जी लेवल का जो डिफरेंस होता है वो काफी कम होता है, नियरली सेम होता है। इस वजह से दोनों पार्टिसिपेट कर सकती हैं। दोनों पार्टिसिपेट कर सकती हैं तो वेरिएशन ऑफ ऑक्सीजन स्टेट लाजमी है। क्लियर है बेटा, समझ में आ गया? यस सर। जनरल ऑक्सीजन स्टेट ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट गिवन द मिनिमम ऑक्सीजन स्टेट इक्वल टू नंबर ऑफ एस इलेक्ट्रॉन। अगर मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करते हैं तो वो एस इलेक्ट्रॉन के बराबर होती है। जितने एस इलेक्ट्रॉन्स हैं उतना मिनिमम होगा, और मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब होगा एस और डी दोनों, एस प्लस अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन। अनपेयर्ड डी बोला है इसने, एस तो सारे इलेक्ट्रॉन वो हो जाएंगे, लेकिन पी जो है वो अनपेयर्ड होंगे। ठीक है भाई, और ये जनरल है, जनरल, इन जनरल, आम तौर पर। ठीक है, तो इससे आप ना तुक्का लगाने के लायक बन जाएंगे। ये जो मैं वो इन्होंने वो दिया है, पॉइंट दिया है, इससे आप तुक्का लगा सकते हैं, थोड़ा सा रफ तुक्का। ठीक है, तो यहां से आपको कुछ आइडिया हो गया होगा कि ये कैसे काम करेगा। समझ गए बेटा? ये पॉइंट याद रखना, एस के मिनिमम होगा और डी वाले सिर्फ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट करेंगे, पेयर्ड वाले नहीं। सर इसका कोई एग्जांपल बताना जैसे। एग्जांपल पहला ले लो, स्कैंडियम। स्कैंडियम में क्या होता है? 3D में 1, 4s में 2। ठीक है, अब देखो s में से 2 उड़ा दो तो इसकी ऑक्सीजन स्टेट यानी कि स्कैंडियम 2 पॉजिटिव एग्जिस्ट करता है, बिल्कुल करना चाहिए। और डी का अनपेयर्ड है, एक ही इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड ही होगा, तो स्कैंडियम 3 पॉजिटिव एग्जिस्ट करता है, डी को भी जोड़ दिया मैंने, बिल्कुल करता है। स्कैंडियम 3 पॉजिटिव तो बहुत अच्छे से दिखाता है। यस, क्लियर है? यस सर। ओके सर। स्कैंडियम 1 पॉजिटिव दिखाएगा, 1 पॉजिटिव के चांसेस काफी कम है, क्योंकि भाई एस में एक रह जाएगा तो दोनों उड़ाना वो ज्यादा पसंद करेगा। बट इट मे बी, मैं आपको आगे बताऊंगा कि आखिर ऑक्सीजन स्टेट देखते कैसे हैं, वो किस तरह से वर्क करती है। ठीक है, वो आपको वहीं से समझ में आएगा फिर। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसके अंदर एक ई नोट वैल्यू से ही चेक करते हैं ऑक्सीजन स्टेट्स को। ठीक है, तो ई नोट वैल्यू कैसे काम करती हैं उसको देखेंगे। अब यहाँ जो टेबल दिखा रखी है ना, जनरली मैं हमेशा बोलता होता हूँ टेबल्स में से सिर्फ टेबल से गो थ्रू हो जाओ, मतलब एक बार उसकी शक्ल देख लो, ठीक है, और उसको पढ़ लो, फिर उसमें अंदाजे लगा लो, और फिर गैस कर लो कि ये कैसे काम कर रही है टेबल, उससे अपना काम चल जाता है जनरली। लेकिन यहाँ नहीं चलेगा, यहाँ आपको कुछ नहीं बहुत कुछ याद करना पड़ेगा। स्कैंडियम जो है +3 ऑक्सीजन स्टेट दिखाता है। अब देखिए, वो जनरल ट्रेंड था, स्कैंडियम मैंने बोला +2 शो करेगा, जनरली उसके करने के चांसेस हैं क्योंकि उसने जो बोला, बट यहाँ वो करता ही नहीं है। समझ में आ रहा है? ये चीज याद Yes, रखना, स्कैंडियम ऑलवेज +3, तो ये लर्न करनी है। टाइटेनियम +2 दिखा सकता है, 4s में से 2 निकाल दो, ठीक है, दिखा सकता है। फिर +3 दिखा सकता है, डी में 2 ही इलेक्ट्रॉन है, +3 के चांसेस कम होने चाहिए, दोनों उड़ा दे, बट +3 भी दिखाता है, +4 भी दिखाता है। तो +2 और +4 तो सही है, लेकिन +3 जो है वो थोड़ी सी एक्सेप्शन टाइप में लगती है, क्योंकि वो भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सारे के सारे उड़ा दो, मैक्सिमम वाली तो वो दिखाएगा, मिनिमम वाली ये दिखाएगा, सही है, इंटरमीडिएट भी दिखा रहा है, तो ये तीनों दिखाता है।
ठीक है, टाइटेनियम, तीनों। वेनेडियम देखो 4s में 2 दिखाता है, बिल्कुल दिखाता है। 3d में 3 है, तो 3 और 2 5, 5 भी दिखाता है, यानी मिनिमम और याद रखना मिनिमम और मैक्सिमम दोनों शो कर रहा है, इनके बीच 2 3 4 5 सारी दिखा रहा है, वेनेडियम सारी दिखाता है। क्लियर है? यस सर। देखो जो सारी दिखा रहे हैं उनको मैं मार्क नहीं करूंगा, जो एक्सेप्शनली सिर्फ एक ही दिखाते हैं या फिर वो एक्सेप्शन ही दिखाते हैं, सीधे सीधे तरीके से दिखाते नहीं, हम उनको मार्क करेंगे। तो यहाँ देखिए क्रोमियम, देखिए क्रोमियम 4s में 1 दिखाता है क्या? 1 दिखाता ही नहीं है, समझ में आ रहा है? खतरनाक वाला लेवल। तो 2 पॉजिटिव दिखाएगा, डायरेक्टली 1 दिखाएगा ही नहीं, तो इसको हम जरूर मार्क करेंगे कि इसमें आपको याद रखना है क्रोमियम का। दूसरा फिर 5 and 1 6 दिखा रहा है, बिल्कुल दिखा रहा है 6। 3 दिखाता है, 2 दिखाएगा, 3 दिखाएगा, 2 और 3 नॉर्मल है। 4 और 5 ये जो पैरेंथेसिस ब्रैकेट में जो दे रखी है ना, उसको पैरेंथेसिस बोलते हैं, यहाँ पर लिखा भी हुआ है देखो, पैरेंथेसिस आर अनस्टेबल, ये अनस्टेबल है, मतलब ये कभी कभार दिखाएगा। यस, क्लियर है? यस सर। अब एक और चीज बताता हूँ आपको, उस पर ध्यान देना, ये याद करनी है सारी, इसलिए मैं इसके ऊपर टेबल तो इसमें तो सीधे एक ट्रिक बन जाएगी, क्योंकि हम ध्यान से देखें तो एस वाले से निकलेंगे और इन दोनों के सम होंगे, तो उनके बीच के सारे नंबर आ रहे हैं हर बार जब देख रहे हैं तो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बेटा, ठीक है। और एक भी लिमिटेशन नहीं है इसकी, देखो सर, एक भी लिमिटेशन नहीं है सर। क्रोमियम में है ना, एस में 1 है, लेकिन स्टार्ट 2 से हो रही है ऑक्सीडेशन स्टेट। स्टार्ट देखिए ये 3 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, ये सिर्फ लास्ट वाली है, ये वाली नहीं है। उसके बाद में 4s में 2 है, 2 से लेकर 4 तक, ठीक है। 2 से लेकर ये 2 से लेकर 5 तक सही है, बीच वाले सारे नंबर हैं। इसमें देखिए इसमें गड़बड़ है, 1 नहीं है इसमें, 4s में 1 है ना, 2 से स्टार्ट है सारी, बट नीचे आके 1 आ जाता है, कॉपर 1 और 2 दिखाता है। तो थोड़ा थोड़ा अगर फिर भी आपकी ट्रिक बन रही है और आपको याद हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है, बट उसमें एक भी गलती नहीं होनी चाहिए, ये याद रख लेना। ऐसा नहीं कि ओवरऑल काम चल जाएगा, हमें ओवरऑल काम नहीं चलाना, हमें एग्जैक्टली पता होना चाहिए, उसी के लिए मैं मत्था मार रहा हूँ इस पे। ध्यान दीजिए, कुछ चीजें और आपको पता लगेंगी, ठीक है, सिर्फ इसको याद करना ही इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको मतलब इसके अंदर गहरे पानी में बैठना बहुत इंपॉर्टेंट है। गहरे पानी का मतलब समझते हैं? किसी ने कहा था ना, अपने वो शायद शेर सुना होगा कि जो खानदानी रईस है, ठीक है, उनका लहेजा कुछ और ही होता है। तुम्हारा लहेजा बता रहा है कि तुम्हारी दौलत नई नई है, समझ गए? ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है कि जो एक्सपीरियंस है, जिनको बहुत सारी जिनके पास दौलत होती है, तो लाइक दैट जिनको एक्सपीरियंस है वो कुछ अलग तरीके से चीजों को याद करते हैं, और जिनको एक्सपीरियंस नहीं है नया नया, तो वो मेथड हमें कई बार लगता है कि बहुत एफिशिएंस है, लेकिन अंदर वाली चीजें कई बार मिस हो जाती है, गहराई मिस हो जाती है बेटा, गहराई। और ये सच्चाई है, जब नई नई दौलत इंसान के पास आती है, कहते हैं दौलत आदमी को बिगाड़ देती है, बिल्कुल गलत वाली इंफॉर्मेशन है। दौलत आदमी का असली रूप ले आती है, असली रूप। सोचिए मैं आपका टीचर हूं, मैं यहां पर बैठा हूं, आप लोग मुझे काफी दिन से जानते हैं, तो यू नो माई बिहेव, आप कुल मिला के मेरा बिहेव जानते होंगे, क्योंकि मेरी बातों से इंसान का बिहेव छलकता है, इस बात में कोई डाउट नहीं होता। कहीं ना कहीं हमने कुछ नॉर्मल बातें डिस्कशन की हैं, तो आपको मेरा बिहेव पता लग गया होगा, है ना? हल्का हल्का तो डेफिनेटली अंदाजा, अगर आप मेरे आसपास के लोगों को जानते, मेरे आसपास रहते और मेरे पास ट्यूशन आते, तो आपको मेरा 100% बिहेव पता लग जाता कि मैं किस तरह का इंसान हूँ। इतने दिन से आपको मेरा बिहेव पता है ना? लाइक दैट अगर मेरे पास दौलत आ जाए, तो मेरा बिहेव अगर बदल जाता है, तो कैसे बदलेगा पता है? आपको मेरा बिहेव पहले से पता होगा, क्योंकि आप मेरे स्टूडेंट हैं, मैं आपसे हायर हूं, ऑलरेडी अथॉरिटी मेरे पास ज्यादा है आपसे, तो आपको मेरा बिहेव पता होगा मैं कैसा इंसान हूं। बट अगर मैं आपको अपनी कुर्सी पर बिठा दूं, आपको कहूं कि आप टीचर मैं स्टूडेंट हूं, तब आपका बिहेव मुझे पता लगेगा। किसी बड़े आदमी ने कहा था, अगर किसी का सच में बिहेव जानना है, तो उसको ऊंचाई पर भेज दो, कुर्सी बड़ी दे दो और खुद उसके नीचे बैठ जाओ, तब उसकी औकात पता लग जाएगी कि वो इंसान कितना अच्छा है। क्योंकि नीचे अगर कोई लोअर लेवल पर बैठा है, मैं आपका टीचर हूं, आप मेरे स्टूडेंट्स हैं, बच्चे हैं हमारे, तो डेफिनेट सी बात है आप मुझसे इतना गलत बिहेव करने की नहीं सोचेंगे, मुझे आपसे कोई काम भी नहीं पड़ेगा, ऑब्वियस सी बात है, मैं आपसे क्या काम करवाना चाहूंगा। लेकिन जब मैं आपके अंडर होऊंगा, तब मुझे बिहेव आपका पता लगेगा, आप जब मुझसे बात करेंगे कि आप किस तरह के इंसान हैं, असली बिहेव तो तब पता लगता है। तो इसलिए कहते हैं जब दौलत आती है तो इंसान का असली चेहरा नजर आता है, इंसान बिगड़ता नहीं है, बस वो अब अपनी मर्जी कर सकता है दौलत आने के बाद, और वो दिखाता है कि मेरे मन में क्या था और मैं ऐसा ही हूं हमेशा से। तो ये गलत फहमी है कि जब इंसान मतलब बड़ा हो जाता है तो उसको बदल जाता है, बदलता नहीं है कोई भी।
वो था वैसा ही, याद रखना। आप अपने दोस्तों पर भी एक्सपेरिमेंट करके देखना, जो बड़े छोटे, कल को आपके दोस्त जॉब लगेंगे, अभी तो बहुत प्यार से बोलते हैं, बहुत से लोग बदल जाएंगे, असली बिहेवियर बाद में समझ में आएगा। और ये दिमाग है ना अंदर है, जो ये खोपड़ी के अंदर दिमाग होता है, ये कभी समझ में नहीं आता बेटा, कभी नहीं आता, किसी का नहीं आता। पता नहीं कौन से पॉइंट पर कौन सा इंसान कब आपको धोखा देगा या कब आपका साथ दे देगा। आप जिस इंसान से एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे ना, लेकिन आपको कोई प्रॉब्लम आए, वो इंसान कभी आपसे बोला भी नहीं, लेकिन आपको कोई प्रॉब्लम आ गई, वो इंसान आएगा, आपको सहारा देगा, आपका साथ देगा। जैसे ही आपकी प्रॉब्लम चली गई, he will get out from your life, वो वहां से चला जाएगा, कुछ नहीं बोलेगा, ना आपसे कोई एक्सपेक्टेशन करेगा। ऐसे लोग भी होते हैं। और इसके रिवर्स भी, 24 घंटे आपके साथ, 24 घंटे आपके साथ रह रहे हैं और सोच रहे हैं कि आपका साथ देंगे, लेकिन जैसे ही मौका आता है आपका साथ कभी नहीं देंगे, वो सबसे पहले निकलेंगे और आपको लगेगा यार इससे तो मैंने उम्मीद की थी। आरजेडी का फेमस डायलॉग, ये आरजेडी क्या चीज है अजय बेटा? सर ये मतलब एक एक्टर, उसका फेमस डायलॉग है, मतलब उसने कहा था, करो दोस्त और दुश्मन दोनों को धनवान, तभी होगी असली की पहचान। अच्छा, आरजेडी क्या एक्टर का नाम है? आरजेडी RDG। डीजी डीजे एक्टर का नाम है? यस सर। तो फुल फॉर्म क्या भाई इसकी? सर बहुत बड़ा नाम है, रॉबर्ट डाउनी जूनियर। रॉबर्ट डाउनी जूनियर। ओके ओके, ठीक है ओके बेटा, 1 मिनट दीजिए मुझे, मेरा कॉल आ रहा है। चलिए जी, एक फ्रेंड का फोन था भाई, उसका बाइजू के अंदर सिलेक्शन हो गया, ठीक है, वो ये बता रहा था, मेरे पास आया था इंटरव्यू वगैरह के लिए, मैंने इंटरव्यू कंडक्ट करवाया था उसका, तो मैंने कहा चलो बधाई हो, ठीक है बेटा। आरजेडी, अच्छा वो जूनियर जानियर, ठीक है, वो याद है मेरे को, साउथ का हीरो है ना, ठीक है। नहीं सर सर, हॉलीवुड है। हॉलीवुड है? आयरन मैन। आयरन मैन। अच्छा आयरन मैन, अच्छा वो क्या, ठीक है समझ गया। मुझे लगा एक और है ना वो साउथ का हीरो भी है, वो उसका नाम भी ऐसी आरजेडी जूनियर टाइप, पता नहीं क्या नाम है उसका, डीआरजे जूनियर, जिसने सर आर जूनियर एनटीआर है। एनटीआर, यस NTR है सर। यस ठीक है समझ गया, वो अलग है भाई। अच्छा ये वो है क्या आयरन मैन, ठीक है। चलिए तो देखिए भाई, अब आगे हम जो डिस्कस कर रहे थे उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। यहाँ पर तो आपको सीधा सीधा समझ में आ रहा है कि वही ट्रेंड लगाना है, जो मिनिमम एस वाले मैक्सिमम डी वाले दोनों को जोड़ दो और बीच वाले भी सारे काउंट कर लो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। लेकिन अब बात आती है क्रोमियम पर। स्कैंडियम तो डेफिनेटली एक्सेप्शन है, +3 दिखाता है ओनली। क्रोमियम क्या करता है, अब ध्यान देना, क्रोमियम 1 नहीं दिखाता, पहला ही एक्सेप्शन है इसका, एस ने 1 है, 1 नहीं दिखाता, 2 से शुरू होता है, ठीक है। बट इसका सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको बताता हूं, ये जो 3 है ना, इसका 3 और ये 6 है, इसके आप इतने सारे वो प्रोडक्ट पढ़ेंगे, इसका हम ना डी एंड एफ ब्लॉक के अंदर प्रेपरेशन ऑफ K2Cr2O7, क्रोमियम K2Cr2O7, पोटेशियम डाइक्रोमेट, इसको बनाना सीखेंगे। पोटेशियम डाइक्रोमेट किसी चीज को ऑक्सीडाइज कैसे करता है वो भी सीखेंगे, ठीक है। तो यानी वो 3 पॉजिटिव और 6 पॉजिटिव, तो वहीं पर उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट आती है। इसकी बहुत सारी रिएक्शन आएंगी जिसमें वो 3 पॉजिटिव और 6 पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाएगा। क्लियर है ये बात? यस सर। तो इसका मतलब क्रोमियम 3 और 6 तो बहुत नॉर्मली दिखाता, बहुत नॉर्मली, ठीक है। और उसके अलावा 4 और 5 रेयरली दिखाता है, 4 और 5 ब्रैकेट में रेयरली। तो 2 3 4 5 6 देखने में लगेगा बहुत आसान है, 2 3 4 5 6, 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 2 3 4 2 3 4 5, ये ऑर्डर वैसे तो सही लगेगा, लेकिन इसमें आपको इस ऑर्डर में याद क्या करना है, जो
मतलब बढ़िया वाली ऑक्सीजन स्टेट है ना, जो जनरली दिखाते हैं, ठीक है, वेरी स्टेबल, है ना। तो ये आपको जरूर याद रखने, 3 और 6 बहुत केयरफुली याद करने, बाकी आप सीक्वेंस तो कैसे भी याद कर लीजिए, बट सीक्वेंस में आपको ये पता होना चाहिए 4 और 5 तो रेयरली दिखाता है, रेयरली, ठीक है। एमएन देखिए अब जरा, एमएन क्या करता है, 2 ये दिखा रहा है, बिल्कुल सही है, 5 दिखा रहा है, 5 और 2 7, सॉरी 7 दिखा रहा है, बिल्कुल सही है। मैग्नीज की भी 7 बहुत कॉमन होती है, ठीक है, 4 भी बहुत कॉमन होती है, मैग्नीज 4, 3 और 7 ये कॉमन होती है। तो 2 से लेकर 7 तक मैग्नीज सही दिखाता है, बट बीच में एक 5 आता है जो रेयर है। अब आपको ये 5 वाला रेयर वाला तो आपको अलग से याद करना पड़ेगा। क्लियर है बेटा? यस सर। ठीक है, अब आगे देखते हैं आयरन। आयरन देखिए जरा, आयरन के अंदर खास चीज है कि आयरन जो है ना 2 और 3, एक्चुअल में आयरन तो सीधा सीधा आप याद कर सकते हैं, फिर भी इसको मैं मार्क कर देता हूँ, 2 और 3 ही दिखाता है। आयरन 2 पॉजिटिव, आयरन 3 पॉजिटिव, फेरिक ऑक्साइड, फेरस ऑक्साइड, ये सुना हुआ है सबने? यस सर। ठीक है, यस सर। तो देखिए FeO फेरस ऑक्साइड है, ठीक है, या इसको छोड़ते हैं, Fe आयरन जब 2 पॉजिटिव दिखाता है तो उसको बोलते हैं फेरस, फेरस, ठीक है। जब आयरन 3 पॉजिटिव दिखाता है, इसको ऊपर ही लिखते हैं, ठीक है, जब आयरन जो है वो 3 पॉजिटिव दिखाएगा, आयरन 3 पॉजिटिव, वो होता है फेरिक, फेरिक एंड फेरस, ये याद रखिएगा। अस मतलब कम, 2 और 3 में कम कौन सा है, 2 कम है तो अस, 3 है ज्यादा वाला है तो इक, इस तरह से याद कर सकते हो, मैंने तो इसे ऐसे ही लर्न रख रखा है, बाकी आपकी चॉइस है। तो ये 2 और 3 दिखाता है और यही इसकी है, और बाकी की सारी क्या है, एक्सेप्शन ही। और इस 2 और 3 में से स्टेबल कौन सी है, सर अस 3 का वाली। मतलब ही कम होता है, मतलब किसी लैंग्वेज में, ये हमने बना लिया है। ये तो मैंने बनाया बेटा, आई डोंट नो, मुझे पता नहीं है, लेकिन ये मैंने अपने हिसाब से लर्न किया, ठीक है, ये जस्ट मेरी लर्न करने की तरकीब कह सकते हैं। नेक्स्ट देखिए कोबाल्ट, कोबाल्ट क्या 2 दिखा रहा है, बिल्कुल सही है, 7 और 2 9 दिखा रहा है, 9 नहीं दिखा रहा है, है ना, टोटल इन दोनों का 9 नहीं दिखा रहा, बल्कि 2 और 3। कोबाल्ट, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, याद है ये क्या थी, आयरन, कोबाल्ट और निकिल? इक्वल। नहीं 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 नहीं, इनका कुछ खास था, आयरन फेरस कोबाल्ट, मेटल्स। सर इक्वल नहीं है। इक्वल मतलब, सर फेरस मेटल्स। हाँ फेरस मेटल, आयरन, कोबाल्ट, निकल, फेरस मेटल्स थी तीनों, ठीक है। इक्वल क्या कह रहे हो बेटा आप? सर आपने ऑर्डर दिखाया था ना, उसमें निकेल और कार्बन दोनों। किस तरह का ऑर्डर था, मेरे को याद करवाओगे कुछ? सर अभी जो पीछे करवाया था आपने। ऑर्डर, डेंसिटी का ऑर्डर। अच्छा डेंसिटी का ऑर्डर, ठीक है ठीक है ठीक है, डेंसिटी में, ठीक है। अब देखिए फेरस और आयरन, कोबाल्ट, निकल, ये फेरस मेटल्स हैं, फेरस मेटल हैं सबका 2 और 3 सभी का है, सभी का 2 और 3 है, ठीक है। बट यहां एक चीज अलग है कि निकिल जो है, निकिल 2 पॉजिटिव और 4 पॉजिटिव बहुत आराम से दिखाएगा, 2 और 4 पॉजिटिव, ठीक है। कोबाल्ट 4 नहीं दिखाता, वो 2 और 3 दिखाता है। हालांकि इसके 2 3 4 तीनों ही नॉर्मल ऑक्सीजन स्टेट्स हैं, बट 2 और 4 ये सबसे ज्यादा दिखाता है निकिल। तो जो मैं बॉक्स कर रहा हूं ना वो भी आपको याद करनी, ये सबसे ज्यादा दिखा रहा है। कॉपर सिर्फ 2 ही दिखाता है, तो कॉपर तो याद करने मतलब सीधा सीधा लर्निंग है, इसमें तो कुछ है ही नहीं, और ये याद हो जाएगा आपको, इसमें मत्था नहीं मारना पड़ेगा। आई डोंट थिंक कि मैं इसको मार्क भी करूं, बस इसके सामने कुछ लिख देता हूँ, ठीक है। और जिंक +2 दिखाता है, तो जिंक भी आपको याद हो जाएगा, इसमें कभी दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ पर भी देखिए कॉपर 2 तरह की दिखाता है, +1 और +2। जब कॉपर +1 होता है तो अस आएगा, ROUS, क्यूपरस, और जब कॉपर जो है वो +2 होता है तो वो क्यूपरिक होता है, ठीक है। इक मतलब ज्यादा, तो 2 और 3 में तो 2 कम था, 3 ज्यादा था। 1 और 2 में 1 कम है, 2 ज्यादा है। यस बेटा, ये समझ में आ रहा है? यस सर। यस सर। इस तरह से यस सर। ऊपर जो है वो 2 ज्यादा वाला इक, और उसमें 3 वाला इक सर कम वाला एस होगा और ज्यादा वाला एक। कंफ्यूज मत होना, ठीक है। जिंक +2 दिखाता है ओनली। तो ये सारी ऑक्सीजन स्टेट्स आपको अब ढंग से याद होनी चाहिए। कोई ट्रिक बनानी है, जैसे ये आ रहा है 2 3 4 2 3 4 5 2 3 4 5 6 2 3 4 5 7, तो सिंपली दिखाई देता है। फिर उसके बाद में 1 कम कर दो 6, फिर 2 कम कर देंगे, है ना। 6 के बाद 5 आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर 4 4 और फिर ये दोनों तो याद ही रहेंगी, और स्कैंडियम भी याद रखना पड़ेगा। दैट्स इट। क्लियर है बेटा? यस सर। ठीक है, Yes. आगे देखिए ऑक्सीजन स्टेट गिवन इन द पैरेंथेसिस आर अनस्टेबल, तो पैरेंथेसिस वाली अनस्टेबल है, ये भी चीज आपको याद रखनी है। ब्रैकेट वाली जो है वो अनस्टेबल है।
हायर ऑक्सीजन स्टेट ऑफ डी ब्लॉक +8 दिखाते हैं अभी ओस्मियम एंड रुथेनियम, डी ब्लॉक एलिमेंट +8, ठीक है, ये भी आपको याद रखना होगा, +8 ऑक्सीजन स्टेट। इसके बाद में 0 ऑक्सीजन स्टेट, फॉर एग्जांपल निकिल 4 CO जोड़ रखे हैं, आयरन 5 CO जोड़ रखे हैं, वैसे ये एक ही एग्जांपल था, आपको याद हो, आयरन 5 कार्बन मोनोऑक्साइड वाला, है ना, TBP, ट्राइपिरामिडल, एक ही एग्जांपल ऐसा। उसके अलावा एक और एग्जांपल है, लेकिन वो रेयरली यूज होता है, तो मैंने वो करवाया भी नहीं था, ठीक है, वापस सिलेबस में भी नहीं है। तो अब यहाँ से आपको कल कंफर्म हो जाएगा, 0 कौन दिखाता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 तक जाती हैं ये, और यहाँ पर 7 तो मैग्नीज दिखा रहा है। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं, 5 और 2 7, तो 7 के साथ दिखा देते हैं, बट रुथेनियम वगैरह जो वो 8 भी दिखाते हैं, है ना। यहाँ पर 8 आ रहा है, आयरन 8 नहीं दिखाता, आयरन के नीचे आता है क्या ओस्मियम और रुथेनियम, यस और नॉट, भाई आता होगा आयरन के नीचे, है ना सर। हाँ बेटा, सर जैसे कि ऑस्मियम और रुथेनियम तो नीचे है ना पीरियड में, उनका मतलब प्रोटॉन ज्यादा है, तो सर वो इनर्ट पेयर इफेक्ट नहीं दिखाएंगे? इनर्ट पेयर इफेक्ट सिर्फ पी ब्लॉक एलिमेंट्स में लगता है, सिर्फ पी ब्लॉक, ठीक है। ओके सर, ठीक है। यहाँ पर नहीं लगेगा, ये डी है बेटा, डी के अंदर क्या होता है, बोला एनर्जी लेवल का गैप। इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या लगता है पता है आपको, इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या होता है कि जब नीचे की तरफ जाते हैं, नीचे की तरफ, तो उसमें क्या होता है कि शेल्स का साइज बड़ा होता रहता है, तो अंदर वाले ऑर्बिटल्स जो वो पार्टिसिपेट नहीं करते। यहाँ ये दोनों ही बाहर है, ठीक है, शेल का साइज बढ़ रहा है डेफिनेटली, ऊपर से नीचे, आयरन से नीचे आएंगे तो शेल का साइज बढ़ गया, न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ गया, बट इलेक्ट्रॉन की डोनेटिंग टेंडेंसी बढ़ गई, एक्चुअल में ओवरऑल इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी बढ़ी है। तो आयरन तो 6 दिखाता है, ये 8 दिखा सकते हैं, ऑस्मियम और रुथेनियम, इस वजह से ये उससे बेटर हो गए, मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी इनकी ज्यादा हो गई, है ना, नीचे की तरफ, मतलब शेल साइज इफेक्ट हुआ, ना कि न्यूक्लियर साइज। यहाँ पर ये प्रॉपर्टी डिफाइन करती है कि शेल साइज इफेक्टिव है, न्यूक्लियर साइज नहीं है। और दूसरी चीज, यहाँ पर इनर्ट पेयर इफेक्ट नहीं लगेगा, क्योंकि दोनों की एनर्जी कंपेरेबल होती है, एस और पी की एनर्जी में काफी बड़ा फर्क होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एस और डी, क्योंकि डी नेक्स्ट शेल है, एस भले सॉरी डी अंदर वाली शेल है, एस भले ही अगली शेल है, लेकिन उनका कंपेरेबल एनर्जी होती है, क्योंकि वो आउटर साइड में है, दैट इज व्हाई। तो ये इस हिसाब से स्टेबल हो जाएगा। यस, क्लियर है? यस सर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बेटा। चलिए, लाइट ऑन करनी थी, बाद में करता हूँ। आगे बढ़ते हैं, रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन स्टेट्स। तो स्टेबिलिटी देखिए भाई, 2 पॉजिटिव और 3 पॉजिटिव, स्कैंडियम, डेफिनेट सी बात है 3 पॉजिटिव ज्यादा स्टेबल होती है, हालांकि वहां पर उन्होंने 2 पॉजिटिव दिखाई नहीं रखी, ठीक है, तो इसका मतलब 2 तो काफी कम स्टेबल है। 3 पॉजिटिव और 4 पॉजिटिव, 4 पॉजिटिव ज्यादा स्टेबल होती है। इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इनर्ट गैस स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। टाइटेनियम में 4 आते हैं, तो टाइटेनियम क्या होता है भाई, यहाँ देखिए 3 और 4 में, टाइटेनियम में 4 जाएंगे तो सारे के सारे 0 हो जाएंगे। टाइटेनियम 4 मोर स्टेबल है, इसको ही बॉक्स कर रहा हूँ, मोर स्टेबल का मतलब यहाँ से अब आपको कंफर्म हो जाएगा। मैग्नीज 6 और 7 में 7 वाला ज्यादा स्टेबल होता है, मैग्नीज 6 और 7 में 7 वाला, मतलब 7 सबसे ज्यादा स्टेबल है। आगे D5 कॉन्फ़िगरेशन, मैग्नीज 3 और 2 में 2 ज्यादा स्टेबल है, 3 और 2 में 2, Mn 6 और 7 में 7, वेनेडियम 4 और 5 में 5, वेनेडियम 4 और 5 के अंदर 5 वाला ज्यादा स्टेबल होता है। अब यहां से आपको कैसे पता लगेगा, तो आप ये सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख के देखिए, आपको समझ में आ जाएगा कौन सा ज्यादा स्टेबल है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से ही समझ में आएगा, कुल मिला के याद करना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन समझनी पड़ेगी, तभी ये चीजें याद होने वाली है, ठीक है। थोड़ा कंफ्यूज करेंगे एक बार, उसके बाद नॉर्मलाइज हो जाएगा ये। क्रोमियम 2 और 3 में 3 होगा डेफिनेटली, डी में 3 होते हैं, मोर स्टेबल देन D4 इन एक्वा सॉल्यूशन। अब ये क्या मतलब है भाई, T2G के अंदर 3 है तो हाफ कंप्लीट फील्ड हो गया ना, समझ में आया, इस वजह से D3 वाला ज्यादा स्टेबल होगा। निकिल, निकिल के अंदर 2 पॉजिटिव हैं और निकिल के अंदर 4 पॉजिटिव हैं। अब देखिए जरा, निकिल में 2 पॉजिटिव और 4 पॉजिटिव, यहाँ निकिल 2 पॉजिटिव ज्यादा स्टेबल है, मैंने ये बोला था निकिल 2 और 4 दिखाता है, ये 2 वाला ज्यादा स्टेबल है निकिल बजाय की 4 के, ये ध्यान रखना अब, कम वाला। और प्लेटिनम 2 और 4 में 4 वाला, इन दोनों में कंपटीशन उल्टा चलता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट वाली, यहाँ प्लेटिनम आया था, प्लेटिनम यहाँ आता ही है, ठीक है। तो ये वाला पेयर बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑन द बेसिस ऑफ सम ऑफ फर्स्ट 4 आयोनाइजेशन एंथैल्पीज, आयोनाइजेशन पोटेंशियल्स को बोल रहे हैं, पहली 4 आयोनाइजेशन पोटेंशियल्स का सम करके, ठीक है, दैट इज द इंपॉर्टेंट थिंग। ये ऑर्डर इंपॉर्टेंट है भाई, एक्चुअली याद रख लेना कि निकिल 2 पॉजिटिव स्टेबल है
और प्लेटिनम 4 पॉजिटिव स्टेबल है। अब उसका रीजन क्या है, वो रीजन हम अगर नीचे आएगा तो डिस्कस करेंगे, नहीं आएगा तो फिर मैं आपको जनरल बता दूंगा। ठीक है, ये समझ में आ गया, तो इसको याद जरूर करना, कंपेरेबल एनर्जीज होती है इसकी। On moving in the period, stability of the higher oxygen state decreases. हायर ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी डिक्रीज होती है। ठीक है, जब हम पीरियड के अंदर मूव कर रहे हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, जैसा भी चलता है। वेनेडियम है, वेनेडियम, अब यहाँ पर कितनी ऑक्सीजन स्टेट में वेनेडियम, देखिए 3 दूना 6 5 5 पॉजिटिव है। क्रोमियम कितना है, 4 दूना 8 में से 2 गए 6। मैग्नीज कितना है, 7। देखिए क्या हो रहा है, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, तो पहले कौन सा आ रहा है, मैग्नीज। मैग्नीज 7 पॉजिटिव लेस स्टेबल है, क्रोमियम 6 पॉजिटिव मोर स्टेबल है, वेनेडियम 5 पॉजिटिव ज्यादा स्टेबल है। क्या कह रहे हो, ऑन मूविंग पीरियड छोटे वाले सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। तो स्टेबिलिटी, हायर ऑक्सीजन स्टेट की स्टेबिलिटी डिक्रीज होती है, यानी कि लेफ्ट टू राइट जब चलते हैं तो हायर ऑक्सीजन, ये लेस स्टेबल है और ये मोर स्टेबल है। अगर आपस में कंपेयर करना है, 4 5 पॉजिटिव ज्यादा स्टेबल है, 7 पॉजिटिव कम स्टेबल है, इसका मतलब ये है। ठीक है, नेक्स्ट, on moving down to the group stability of oxygen state, higher oxygen state increases, ये इंक्रीज होती है। इसी वजह से ऐसा होता है ना कि देखिए मैं क्या बता रहा था इसके अंदर, इसी वजह से ऐसा होता है कि ओस्मियम और रुथेनियम जो है 8 पॉजिटिव दिखा सकते हैं, क्योंकि नीचे की तरफ स्टेबिलिटी हायर ऑक्सीजन स्टेट की बढ़ती है। आयरन 8 नहीं दिखा सकता। ठीक है, समझ में आ रही है ये बात? यस सर। तो क्रोमियम यहाँ पर कितना है, 3 दूना 6 पॉजिटिव इसने लिखी रखा है। ठीक है, मोलिब्डेनम 6 पॉजिटिव और टंगस्टन 6 पॉजिटिव, तो 6 पॉजिटिव टंगस्टन ज्यादा स्टेबल है बजाय की क्रोमियम के। ठीक है, सेम एज चीज मैग्नीज जो है वो 7 पॉजिटिव है, यहाँ पर टेक्नियम 7 पॉजिटिव और यहाँ पर रहेनियम 7 पॉजिटिव है, तो रहेनियम विल बी मोर स्टेबल। ये दोनों ऑर्डर समझ में आ गए भाई? यस सर। इनके पूरी चीजें याद रखिएगा। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, अब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बात करते हैं। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हम वैसे वो लेसन कर चुके हैं, सबको पता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है। रोड और इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के बीच का जो पोटेंशियल है वो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है। ठीक है, यस सर। तो इन एडिशन टू आयनेशन एंथैल्पीज, आयनेशन एंथैल्पी, अब हम बात करते हैं, कोई 2 पॉजिटिव स्टेबल है, कोई 3 पॉजिटिव स्टेबल है। कहीं कहीं मैंने बोला कि 3 पॉजिटिव वाली ज्यादा स्टेबल होती है। 3 पॉजिटिव 2 पॉजिटिव के मुकाबले ज्यादा स्टेबल क्यों है, अब जरा ये सोचिए। 3 पॉजिटिव 2 पॉजिटिव के मुकाबले 3 इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है कि मुश्किल है? सोचो भाई। मुश्किल है। मुश्किल है। फिर भी 3 वाली ज्यादा स्टेबल क्यों है? Why 3 positive is more stable than the 2 positive? Because, याद रखना अब इस चीज को, बिकॉज यहां पर एक फैक्टर नहीं है, 2 फैक्टर्स हैं। अगर आयनाइजेशन एनर्जी के बेस पर देखें, मान लीजिए मेटल है, मेटल ने क्या किया, सॉलिड फॉर्म में या जैसे भी गैसियस फॉर्म में, मेटल ने 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया। क्या हुआ, हमें एनर्जी देनी पड़ी। फिर मेटल 1 पॉजिटिव चार्ज है, अब मैंने मेटल पर 2 पॉजिटिव चार्ज बना दिया और 1 और इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया मेटल ने, तो मुझे एनर्जी और ज्यादा देनी पड़ेगी, यस और नॉट? पहले केस में अगर 10 जूल दी थी तो दूसरे केस में कम से कम 11 जूल तो देनी पड़ेगी, वरना 12 जूल लगा लो जितनी भी है ना। तो पहले केस के मुकाबले तो दूसरे में ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि पहले तो प्योर मेटल था, अभी पॉजिटिव चार्ज है, अपने इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट कर रहा है, ये छोड़ना नहीं चाहता, फिर भी मैं इसे जबरदस्ती कर रहा हूँ। और तीसरे केस में और वर्स्ट कंडीशन हो जाएगी ना। यस सर। इसका मतलब यानी कि जो स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन स्टेट है, हम तो कह रहे हैं 3 वाली ज्यादा स्टेबल है, 2 वाली कम है, उल्टा होना चाहिए। 1 वाली सबसे ज्यादा स्टेबल, 2 वाली कम स्टेबल, 3 वाली उससे भी कम, 4 वाली उससे भी कम, ऐसा होना चाहिए, बट ऐसा नहीं होता। अब इसका रीजन यानी बिहाइंड द सीन कुछ और भी कंट्रीब्यूट करता है, सिर्फ आयनाइजेशन एनर्जी ही कंट्रीब्यूट नहीं करती है। तो आयनाइजेशन एनर्जी के अलावा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, जिससे हमें पता लगता है कि कोई चीज कैसे अफेक्ट करेगी। ठीक है, तो वो देखते हैं। In addition to ionization energy, the other factors such as enthalpy of sublimation, hydration enthalpy, ionization enthalpy, ये सारे के सारे ये सब फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं हमारी स्टेबिलिटी ऑफ ए पर्टिकुलर ऑक्सीजन स्टेट। ठीक है, तो देखिए सब्लिमेशन एनर्जी आ गई, हाइड्रेशन एंथैल्पी। सब्लिमेशन का मतलब पता है सबको? यस सर। ठीक है, आयनाइजेशन एंथैल्पी, इट इज डिटरमाइन द स्टेबिलिटी ऑफ द पर्टिकुलर ऑक्सीजन स्टेट ऑफ इन द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में, इन सॉल्यूशन, याद रखना हम सॉल्यूशन में ही स्टेबिलिटी को निकालने की कोशिश कर रहे हैं, तो इन सॉल्यूशन। दिस कैन बी एक्सप्लेन इन टर्म ऑफ द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यूज, तो इसको हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यूज की टर्म के अंदर क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। दिस कैन बी एक्सप्लेन्ड। अब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में वो सारी एनर्जी आ जाती है एक्चुअल में। द ऑक्सीजन पोटेंशियल ऑफ द मेटल इन्वॉल्व द फॉलोइंग प्रोसेस। सबसे पहले क्या होगा, मेटल है, मेटल को हमने सॉलिड थी,
इसको हम सीधा एक्वस फॉर्म में ले आए, पानी इसके साथ जुड़ गया, एक इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया। अब ये सीधा सीधा नहीं होती प्रोसेस, इसके बीच में बहुत सारी चीजें होती हैं। क्या क्या होता है चलिए वो देखते हैं अब, ठीक है। देखिए यहां से आपको बोर्न-हैबर साइकिल भी समझ में आएगा। बोर्न-हैबर साइकिल क्या होता है ये वही दिखा रखा है इन्होंने। दिस प्रोसेस एक्चुअली टेक प्लेस बाय द प्लेस इन द फॉलोइंग 3 स्टेप्स एट गिवन। तो सबसे पहले मेटल सॉलिड है, यहां से स्टार्ट हो रहा है भाई, मैं इसको स्टार्टिंग पॉइंट लिख रहा हूं, ठीक है। ये मेटल है जो कि सॉलिड फॉर्म में है, यहां से स्टार्ट हो रहा है। मेटल सॉलिड है, एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन सिंपल हम करें कि मेटल क्या हो गया, एक्वस हो गया। सॉलिड से मेटल पॉजिटिव एक्वस बन गया। बट ये सीधा नहीं बनता, कैसे बनता है? सबसे पहले मेटल सॉलिड से क्या करेगा, सब्लिमेट हो जाएगा। एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन SUB लिख रखा है, इसका मतलब मेटल को सॉलिड से गैस बनाएंगे। यस गाइस, क्लियर है बेटा, ये समझ में आया? यस 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 सर। एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन कह सकते हैं कि सॉलिड मेटल से हम एटम की फॉर्म में मेटल को लेके आएंगे, गैसियस एटम की फॉर्म में। तो एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन या एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन यूज किया जा सकता है यहाँ पे। फिर इस गैस के एटम में से आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है? जब मेटल गैसियस फॉर्म में होता है, अकेला एटम होता है, गैस की फॉर्म में होता है, उसमें से इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने के लिए जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसको बोलते हैं आयनाइजेशन एनर्जी। अब इसमें से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल देंगे तो ये +1 इलेक्ट्रॉन लिख सकते हैं यहाँ पे आप, ठीक है। ये बाहर निकल गया तो अब मेटल बन गया गैस फॉर्म में। अब गैस वाले मेटल को जब पानी में डालते हैं तो देखिए जरा, इस केस में क्या हुआ, मान लो मैंने 5 जूल एनर्जी दी +5 जूल, यस यस सर, मुझे देनी पड़ेगी आयनाइजेशन एनर्जी। मेरे को एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना है, मान लो यहाँ पर भी मैंने +6 जूल लगा देते हैं, ठीक है। कम ज्यादा करेंगे, बराबर नहीं करेंगे वरना कंफ्यूज हो सकते। +6 जूल एनर्जी मैंने दी, 11 जूल यहाँ भी मेरे को देनी पड़ेगी। जब मैं मेटल को पानी में डिसोल्व करता हूँ, ये असली इसकी कहानी। तो क्या होता है, एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन वो मुझे मिलेगी, या सोलवेशन कह सकते हैं, हाइड्रेशन या सोलवेशन। अगर सोलवेंट पानी के अलावा कोई और है तो सोलवेशन, और अगर पानी है तो हाइड्रेशन। हाइड्रा मतलब वाटर, एक्वा मतलब वाटर, वाटर मतलब वाटर, कुछ नहीं है तो वाटर। समझ गए भाई? यस सर। अगर सोलवेंट ना दिया हो तो पानी, दिया हुआ है तो पानी है, एक्वा पानी, हाइड्रा पानी, नहीं दिया पानी। क्लियर है? कुछ और दे रखा है Yes. तो पानी नहीं है, बस इतनी सी बात होती है। तो यहाँ हाइड्रेशन क्या रखा है तो मतलब पानी में घुल रहा है। अगर हाइड्रेशन ना हो तो सोलवेशन हो जाएगा। अगर अमोनिया में घुल रहा है अमोनिएशन, अगर अमोनिया में घुल रहा है, अगर अदर सोलवेंट है अमोनिया के अलावा तो फिर हम सोलवेशन लिख देते हैं। एंथैल्पी ऑफ सोलवेंट वो हमें मिलती है जब पॉजिटिव आयन के चारों तरफ। वो क्यों मिलती है वो बता देता हूँ। मान लीजिए ये मेटल का पॉजिटिव आयन है, ठीक है, इसके चारों तरफ पानी जोड़ना है, तो पानी किस साइड से जुड़ेगा भाई? अब जरा ये देखिएगा, पानी किस साइड से जुड़ेगा? वाटर ऑक्सीजन की साइड से जुड़ेगा, क्योंकि ऑक्सीजन पर क्या है, स्लाइटली नेगेटिव, हाइड्रोजन पर स्लाइटली पॉजिटिव। यस, क्लियर है? यस सर। एक और वाटर Yes, जुड़ sir. गया, एक और वाटर जुड़ गया, और इस तरह से ऑक्सीजन की साइड से ही पानी जो है वो जुड़ता रहेगा। हर तरफ से ऑक्सीजन की साइड से पानी जुड़ेगा। ये लीजिए, ऑक्सीजन की साइड से पानी जुड़ेगा। तो इस तरह से एक मेटल का साइज सर ऑक्सीजन के साइड ही क्यों जुड़ेगा? बेटा ऑक्सीजन पर स्लाइटली नेगेटिव है ना, देखो, और ये मेटल पॉजिटिव चार्ज है तो ऑक्सीजन की साइड से जुड़ेगा। Yes, हाइड्रोजन sir. पर स्लाइटली पॉजिटिव और रिपेल करेंगे, है ना। इस तरह से एक बॉल बन जाएगी, गोल बॉल, चारों तरफ पानी है। इस पानी के बाहर भी पानी जुड़ जाता है। यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड जुड़ता है पानी और पानी के बीच में, ठीक है। यहाँ पर मैं हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा हूँ पानी और पानी के बीच में। इस तरह से ये भी OH2 की फॉर्म में, क्योंकि यहाँ स्लाइटली पॉजिटिव है, यहाँ स्लाइटली नेगेटिव है, तो ये नेगेटिव से ये वाला पॉजिटिव जुड़ेगा, तो ये बन गया हाइड्रोजन बॉन्ड। तो इस तरह से हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू पानी इधर भी जुड़ता रहेगा, और ये अट्रैक्ट होगा मेटल से भी, मेटल भी अट्रैक्ट कर रहा है और हाइड्रोजन बॉन्ड भी है, दोनों काम हो रहे हैं इसके साथ। तो बॉल के ऊपर एक और कर्वर चढ़ जाएगा, एक और लेयर चढ़ जाएगी पानी। क्लियर है? समझ में आ गया? यस सर। और फिर इसके ऊपर ये देखिए एक लेयर ऐसे चढ़ गई पूरी चारों तरफ से, ठीक है, पानी की लेयर। फिर इसके ऊपर एक और लेयर चढ़ जाएगी, इसके ऊपर एक और लेयर। कब तक चढ़ती रहेगी? सर चढ़ती जाएगी जब तक, सुनिए, जब तक मेटल का 1 पॉजिटिव चार्ज पूरी तरह से 1 नेगेटिव चार्ज से स्टेबल नहीं होता। तो ये स्लाइटली नेगेटिव जब तक पूरी तरह से 1 नेगेटिव नहीं बन जाता, बहुत सारे मॉलिक्यूल वाटर के जुड़ जाएंगे और इसको एक बॉल की फॉर्म में बना लेंगे और ये पूरा सेटिस्फाइड हो जाएगा, वरना ये अट्रैक्ट करता रहेगा। चुंबक की, मैग्नेट की जब तक अट्रैक्शन पावर खत्म नहीं होती, यहाँ आपने एक लोहा जोड़ दिया मैग्नेट से, एक और लोहा जोड़ दिया, 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 और इस तरह से जोड़ते जा रहे हो।
क्लियर है, ये बात समझ में आई? यस तो लास्ट वाला लोहा जिसकी अट्रैक्शन खत्म हो जाएगी मैग्नेट से, वहां सर पर वो जुड़ेगा ही नहीं। वो नहीं जुड़ेगा, तो वाटर ऐसे ही जुड़ता जाएगा। कुछ कुछ हाइड्रोजन बॉन्ड से वो बाद में जुड़ेगा, लेकिन वो फिर भी मूव कर सकता है, बट जो स्लाइटली नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज मेटल अट्रैक्ट कर दिया वो पूरी एक बॉल की तरह काम करेगा। तो ये भी डिपेंड करता है कि मेटल का साइज क्या। अगर साइज छोटा है और चार्ज बड़ा है तो बॉल जो चारों तरफ पानी की जुड़ेगी, जब भी अट्रैक्शन फोर्सेस अराइज होती हैं तो डेफिनेटली एनर्जी रिलीज होती है। तो ये जो एनर्जी रिलीज हो रही है मेटल और वाटर के बीच के बॉन्ड के बीच में, जो एनर्जी रिलीज हो रही है, इस एनर्जी को हम बोलते हैं हाइड्रेशन एनर्जी, हाइड्रेशन एंथैल्पी। यस, क्लियर है? सर हाँ बेटा। सर जो है बाहर वाली लेयर चढ़ गई, ये तो मेटल, ये तो हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से चढ़ी है ना, मेटल का इससे क्या ये रिलेशन? हाइड्रोजन बॉन्ड है डेफिनेटली, लेकिन ये हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रोंगर देन द प्रीवियस जो नॉर्मल वाटर में हाइड्रोजन होता है उससे स्ट्रोंगर है। क्यों? क्योंकि यहाँ अट्रैक्शन ज्यादा है, तो यानी मेटल का इफेक्ट है। समझ गए? यस सर, ठीक तो है। सबसे लास्ट लेयर होगी, उस पे मेटल का इफेक्ट नहीं आएगा, उस पे सिर्फ हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, और इस तरह से तो पूरा पानी एक मॉलिक्यूल बन जाएगा, बड़ी सारी बॉल बन जाएगा, उस हिसाब से सोचे। बट वो जो हाइड्रोजन बॉन्ड है वो टूटता जुड़ता रहता है उस बॉल से। बट ये जो बॉल बनेगी, इसके साथ जितने भी वाटर की लेयर्स जुड़ेंगी वो टूटेंगी जुड़ेंगी नहीं, एक बार जुड़ गई तो वो जुड़ी रहेगी। बहुत ज्यादा स्टायर करेंगे तो डेफिनेटली वो टूट जाएगी, बट अप्रोक्सीमेट कह सकते हैं कि ये लगभग 2-3 लेयर तो टूटेंगी ही नहीं, बिल्कुल नहीं टूटेंगी। उसके अलावा वाली हल्की फुल्की शायद टूट सकती है, वो डिपेंड करता है कितनी फोर्स तक ये अफेक्ट करता है। तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड से स्ट्रोंगर है, ठीक है? तो मैं इसको हाइड्रोजन बॉन्ड ना लिखूं इसकी, क्योंकि आपको वरना कंफ्यूज करेगा, बट एक्चुअल में तो यही होता है, इसलिए मैंने हाइड्रोजन बॉन्ड लिखना प्रेफर किया कि हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा बट वो मोर स्ट्रोंगर हाइड्रोजन बॉन्ड होगा। ठीक है बेटा, क्लियर है? यस सर। ठीक है, अभी आपके नोट्स में ही आपको याद नहीं आएगा मौके पर कि हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है ठीक है, तो आपका दिमाग सिर्फ वहीं चलेगा कि हाँ ठीक है, ऐसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन चलती है। तो इस तरह से बॉल बन जाती है। अब ये बॉल का साइज, मेटल का साइज, मेटल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, इन सब चीजों पर डिपेंड करती है हाइड्रेशन एंथैल्पी। तो चार्ज ज्यादा होगा, हाइड्रेशन एंथैल्पी ज्यादा आएगी। यस और नॉट? यस 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 उसके हिसाब से हमें लगता है, पानी के हिसाब से, कि भाई फिर तो बहुत बढ़िया, मेटल पे चार्ज बढ़ाते जाओ, हाइड्रेशन एंथैल्पी ज्यादा आती जाएगी, हमें तो फायदा है। लेकिन आयोनाइजेशन एनर्जी भी तो बढ़ जाएगी ना जब चार्ज बढ़ाओगे। तो दोनों का कॉम्बो मिलाकर ओवरऑल लास्ट में पता लगता है कि कौन सी स्टेबल है। तो वो कैसे पता लगता है वो अब आपको हम बताते हैं कि यहाँ देखिए आयोनाइजेशन एनर्जी और हाइड्रेशन एंथैल्पी। सपोज हाइड्रेशन एंथैल्पी मुझे मिल गई, यहाँ पर टोटल मैंने दी कितनी, 11 जूल, और मेरे को मान लो कि हाइड्रोजन एंथैल्पी मुझे मिली माइनस में 12 जूल, सपोज। ठीक है, समझ में आ रहा है? यस सर यस सर। तो कुल मिला के क्या हुआ, मैंने जितनी दी थी उससे 1 जूल मेरे को ज्यादा मिल गई। यस मतलब मेटल पहले जहां था और मेटल अब पानी में घुलने के बाद जब है, तो मेटल की स्टेबिलिटी बढ़ी कि घटी, ये बताओ? सब बढ़ बढ़े गई। बढ़ गई, क्योंकि उसने 1 जूल एनर्जी छोड़ दी। तो अब मान लो कि 2 पॉजिटिव ने 1 जूल एनर्जी छोड़ी, जब मैंने 3 पॉजिटिव कर दिया मेटल में, 3 पॉजिटिव, हो सकता है वो 12 की जगह 15 मान लो, वहां पर एनर्जी भी ज्यादा लगेगी डेफिनेटली, लेकिन ओवरऑल जो दोनों का एनर्जी जितनी हमने दी, जितनी हमें मिली, उन दोनों का गैप जो आता है, वो मान लीजिए कि मुझे लास्ट में 5 जूल एनर्जी मिल जाती, मुझे मिल रही है, मतलब नेगेटिव। याद रखना, मुझे कुछ भी मिलेगा, मुझे दान मिलेगा, मुझे कोई भी इंसान को गिफ्ट दे रहा है तो वो नेगेटिव है, मुझे अगर कुछ मिल रहा है तो नेगेटिव एनर्जी होती है, फ्री में कुछ मिल रहा है तो, ठीक है। लेकिन अगर मैं किसी को डोनेट कर रहा हूँ, डोनेशन की एनर्जी पॉजिटिव होती है, ठीक है, ये साइंस भी मानती है। तो यहाँ से आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो मुझे मान लो 5 जूल मिल गई, तो मेटल तो स्टेबल हो गई ना, उसकी स्टेबिलिटी बढ़ रही है। मैं किसी को दान दे रहा हूँ, मेरी स्टेबिलिटी बढ़ रही है, उसकी नहीं बढ़ रही, याद रख लेना। उसकी तो उसको दान स्टेबल कर दिया मैंने, शुरू में उसे लगेगा शायद बहुत अच्छा हो रहा है, तो क्या सारी उम्र मांग के खाना है? शुरू की फीलिंग अच्छी होती है, लेकिन बाद में बहुत गड़बड़ होता है। सारी उम्र हमें मांग के नहीं खाना ना, तो लाइक दैट यहाँ पर भी ये चीजें वर्क करती हैं। समझ में आ गया बेटा? यस सर तो इस तरह से मेटल की स्टेबिलिटी यानी कि 2 फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, और इसी को बोलते हैं ई नोट वैल्यू, जिसकी ई नोट वैल्यू के ऊपर डिपेंड करता है कि 2 पॉजिटिव स्टेबल है या 3 पॉजिटिव। क्लियर है? यस यस सर। सर इस फ्लो चार्ट को बोलते हैं बोर्न हैबर साइकिल। इसी का नाम बोर्न हैबर साइकिल है। इन्होंने दे रखा है क्या, पता नहीं दिया है कि नहीं, ठीक है चलो कोई नहीं, आगे अगर देंगे तो बता देंगे, वरना बोर्न हैबर साइकिल आपको याद रहेगा, नो वरी। अब देखिए, ऑक्सीजन पोटेंशियल गिव्स द टेंडेंसी टू ओवरऑल change to occur depend upon the net effect of these 3 factors, 3 फैक्टर्स पर। तो डेल्टा एच की वैल्यू, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन क्या होगी, सब्लिमेशन, ठीक है, और डेल्टा एच एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन, ये आई ई आएगा यहाँ पर, आई और ई, ठीक है,
IE आयनेशन एंथैल्पी और हाइड्रेशन एंथैल्पी, इन तीनों पर डिपेंड करता है। इफ SOP स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, अगर ये पॉजिटिव आता है मींस ऑक्सीडेशन इजी, ये समझ में आ रहा है? यस Yes, सर। sir. और अगर स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल SRP ये पॉजिटिव है तो मींस रिडक्शन इजी। अब ऑक्सीडेशन इजी का मतलब क्या है? मेटल इलेक्ट्रॉन छोड़ेगी। यस सर। Yes. इसका मतलब SOP अगर किसी का पॉजिटिव आता है तो मेटल इलेक्ट्रॉन छोड़ रही है, इसका छोड़ना चाहती है, इसका मतलब वो जिस ऑक्सीडेशन स्टेट में है वो ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल नहीं है, उससे हायर वाली स्टेबल है। यस, क्लियर है? Yes. यस सर। है ना? और रिडक्शन वाले में भी आप ढूंढ सकते हो, अब रिडक्शन पोटेंशियल जिसका पॉजिटिव आता है मींस रिडक्शन इजी। रिडक्शन इजी मतलब मान लीजिए जिस भी ऑक्सीजन स्टेट में है, हायर में है, तो वो इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा, मतलब वो लोअर में जाना चाहेगा, मतलब उसका लोअर ऑक्सीजन स्टेट जो है वो ज्यादा स्टेबल है। इसे देखकर भी बता सकते हैं। यस, क्लियर है बेटा? Yes. यस सर। Yes, ठीक है, तो अब आप डी एंड एफ ब्लॉक वाले एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करना सॉल्व कर दीजिए, यहां से आपको कुछ चीजें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, जो क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा, लीग से हटकर है या नहीं समझ में आ रहा है, उसको एक बार क्रॉस करके छोड़ देना, वो नेक्स्ट टाइम जब हमारा लेसन कवर होना शुरू हो जाएगा तब हम करेंगे। ठीक है, और एक चीज मेरे पास मैंने ना हर लेसन के कुछ एक एडवांस लेवल के क्वेश्चंस कहीं से डाउनलोड किए हैं। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस हैं हर लेसन के हैं, बट वो ठीक है, वो मैं आपको PDF की फॉर्म में भेजना शुरू कर देता हूँ। ठीक है, आपको वहीं बिटली लिंक पे मिल जाएंगे। मैं उसको थोड़ा सा सेट कर रहा हूँ अभी, उसमें से कुछ चीजें रब कर रहा हूँ। ठीक है, आप समझ सकते हो क्या रब करने वाला हूँ, जो नेम वगैरह है ना, ताकि हमारे ऊपर स्ट्राइक ना आए किसी तरह की। Yes, sir. वो रब करके आप लोगों को मैं भेज दूंगा। ठीक है, उसके बाद आप लोग वो 10 क्वेश्चन हैं हर चैप्टर से, हर टॉपिक से, वो जरूर से जरूर सबको करने हैं। जिस भी क्वेश्चन में किसी को कोई दिक्कत आ रही है, जस्ट रिकॉल मी। ठीक है, सर ग्रुप पे भेजोगे लिंक पे? बिटली लिंक पे भेज दूंगा बेटा। ठीक ओके। है, बिटली लिंक पे, वहां पे सबको एक्सेस हो जाएगी ना, सबको, है ना, लेकिन मैं आपको बता दूंगा जब भी भेजूंगा। तो मैंने कल ही डाउनलोड पैरेंथेसिस का क्या मतलब है? सॉरी बेटा, पैरेंथेसिस का क्या मतलब है जो आपने ऊपर बताया था? समझ में नहीं आया आपने क्या बोला, आपकी आवाज थोड़ी खराब आ रही है। इसका मतलब सर वो पैरेंथेसिस का मतलब पूछ रहा है। पैरेंथेसिस, अच्छा ब्रैकेट, ब्रैकेट बेटा, ब्रैकेट को पैरेंथेसिस बोलते हैं। ब्रैकेट में जो ऑक्सीडेशन स्टेट लिखी हुई, जैसे 4 पॉजिटिव लिखा हुआ है, तो वो लेस स्टेबल है। ठीक है, यस। क्लियर है या कुछ और था? यस सर। ठीक है, ओके। तो देखिए सम इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स, अब कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल कर लेते हैं। हमने ये चीज थ्योरी पढ़ ली, थ्योरी पढ़ने के बाद एक चीज बता देता हूँ, थ्योरी कितनी भी अच्छी पढ़ लीजिए, अगर आप क्वेश्चन नहीं लगाते कोई फायदा नहीं है थ्योरी पढ़ने का। तो हम क्वेश्चंस जरूर करने की कोशिश करना, एनसीईआरटी जरूर सॉल्व कीजिएगा। उसके अलावा मैं आपको एडवांस लेवल वाले डायरेक्टली 10-10 क्वेश्चन भेजूंगा टॉपिक वाइज। ठीक है, बट पहले एनसीईआरटी आपका कंप्लीट होना चाहिए। और हर रोज पिछले टॉपिक से, जैसे हमारा हफ्ते में चार वो होते हैं ना, लेक्चर होते हैं सिर्फ, तो हर रोज पिछले टॉपिक से जब भी 4 दिन हो तो 10-10 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं। अगर एनसीईआरटी भूल रहे हो, थोड़ा बहुत कुछ मिस कर रहे हो, तो 10 एनसीईआरटी के उठा लो, आधे घंटे में हो जाते हैं। लेकिन जिस दिन भी क्लास हो, अगर ये थ्योरी हो चुकी है, इसको लर्न कर लिया, उसके बाद में 10 क्वेश्चन तो लगाने ही लगाने हैं हर रोज। पिछले लेसन के लगाओ, इसी लेसन के लगाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, बट जो मैंने लेक्चर में करवाया उसको लर्न कीजिए, उसके बाद 10 क्वेश्चन जरूर लगाइए, जरूर से जरूर लगाइए, क्योंकि मैं हर क्वेश्चन आपको नहीं करवा पाऊंगा, ये आपको भी पता है, टाइम और भाई बहुत सारी समस्याएं हैं, यू नो इट वेरी वेल। ठीक है, तो हमारी भी कुछ लिमिटेशंस, आपकी भी लिमिटेशंस, आप सारा दिन सिर्फ केमिस्ट्री नहीं पढ़ सकते, है ना। तो डेफिनेटली 10 क्वेश्चन जरूर लगाइए, और अगर वो लगा रहे हैं तो आपको कोई नहीं रोक सकता, ये गारंटी मैं देता हूँ। ठीक है, हाँ, हम एडवांस लेवल को छोड़ेंगे नहीं, ये मैंने पहले भी बोला था, तो एडवांस लेवल के क्वेश्चंस भी लगाते रहिए। ठीक है, और जो हमारे न्यूमेरिकल वाले लेसन है ना, उनके भी 2-2, 3-3 एडवांस लेवल के उठाते रहिए। ठीक है, कुछ मैं भेज दूंगा, कुछ आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी भेज दूंगा। कोशिश मेरी ये है कि सारे टॉपिक वाइज हमें एक जगह पर एडवांस लेवल के मिल जाए। अगर कोई ऐसी बुक मिली मुझे, मैं उसको खरीद के का जुगाड़ कर देंगे आपके लिए। ठीक है, तो आपके पास भेज दूंगा। हाँ बेटा। सर अगर आपके पास +1 के फिजिकल के क्वेश्चन हो वो भी भेज देना। फिजिकल वाले ठीक है, वो मैंने भेज रखे हैं आपके पास, मैंने बताया ना आपको, उसके अंदर एक 41 ईयर्स प्रीवियस +1 भी है बेटा उसमें। यस सर, उसमें मतलब मिक्स्ड क्वेश्चन होते हैं ना, तो मतलब सब चैप्टर वाइज +1 के क्या एडवांस चाहिए आपको ओनली? यस सर। ठीक है, वो मैंने सारे डाउनलोड कर रखे हैं, चिंता मत करो। अगर +1 के चाहिए +1, हाँ ठीक है, वो तो मैं भेजूंगा, सारे भेजूंगा, मत चिंता करो, नो वरी। ठीक है, वो तो सारे भेजूंगा, +1 वाले भी भेज दूंगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं, सम इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं।
तो ई नोट की वैल्यू है भाई M2 पॉजिटिव और मेटल, मेटल 2 पॉजिटिव से मेटल बन रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब रिडक्शन हो रही है, ई नोट रिडक्शन की वैल्यू, Yes. रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा है, ठीक है। पॉजिटिव पॉजिटिव ये पॉजिटिव है ओनली फॉर कॉपर अमंग 3D एलिमेंट्स, और HeO copper 2 positive is not enough to compensate for sublimation energy ion potential 1 and 2 for copper, ठीक है। ये He क्या चीज है भाई, बताया कोई? हाइड्रेशन एंथैल्पी। हाइड्रेशन एंथैल्पी कॉपर की जो है नॉट इनफ टू कंपनसेट, ये इतनी नहीं होती कि कंपनसेट कर सके, मतलब जब पानी में वाटर कॉपर को डालते हैं तो कॉपर हाइड्रेशन एंथैल्पी इतनी हमें रिलीज नहीं करता कि वो कंपनसेट कर सके जो आयनाइजेशन पोटेंशियल 1 और 2 हमने दिया है, ठीक है। इसी वजह से क्या होता है, तो याद रखिए पॉजिटिव होती है ये 2 पॉजिटिव के लिए, दैट्स मीन कॉपर 2 पॉजिटिव इनफ नहीं है। हालांकि कॉपर 1 और 2 में 1 पॉजिटिव लेस स्टेबल होता है, 2 पॉजिटिव ज्यादा स्टेबल होता है, बट फिर भी ये रिडक्शन पोटेंशियल इसका क्या है, पॉजिटिव है। क्लियर है? Yes, sir. 3D एलिमेंट्स में रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव है, तो इसका मतलब ये कॉपर 1 पॉजिटिव बनना चाहेगा भाई, यस ऐसा ही है ना? Yes. यस सर। कि कॉपर 1 पॉजिटिव बनना चाहेगा, बट 1 और 2 में तो कॉपर 2 पॉजिटिव स्टेबल होता है, 1 पॉजिटिव स्टेबल होता है। 2 प्लस पॉजिटिव स्टेबल। मुझे इसमें कंफ्यूजन हो रही है भाई, कॉपर सर 1 वन पॉजिटिव का अलग होता है ना, लेकिन ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, रिडक्शन अटेन पोटेंशियल। करना चाहेगा ना अपना स्टेबल स्टेट 3D के में। इसका देखिए मेरी बात सुनिए, इसका रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव है, इसका मतलब क्या है, ये रिडक्शन इजीली करेगा। सर लेकिन Cu2 प्लस का जो रिडक्शन पोटेंशियल होता है Cu प्लस के कंपैरिजन में कम होता है। ऐसा है क्या, एक मिनट रुकिए मैं देखता हूं। कॉपर 1 पॉजिटिव एंड कॉपर 2 पॉजिटिव, ऑक्सीडेशन नंबर, the oxygen state is therefore +2. Form neutral compound, the copper must have present versus copper 1 positive. कॉपर 2 पॉजिटिव मोर स्टेबल होता है, ठीक है भाई मुझे याद है, सही है, कॉपर 2 पॉजिटिव मोर स्टेबल होता है। हालांकि ये कह रहा है कि रिडक्शन पोटेंशियल, कंफ्यूज करने वाला डाटा डाल रखा है इन्होंने, ठीक है। एटलीस्ट चलो जो भी है वो कंपनसेट नहीं कर पाता एनर्जी को, तो ये पॉजिटिव होती है, एनर्जी पॉजिटिव होती है बजाय की नेगेटिव के। अच्छा ये बता रहा है वो, सिर्फ समझ गया। देखिए क्या कह रहा है, कॉपर 2 पॉजिटिव को जब हम पानी में डालते हैं तो उसका रिडक्शन पोटेंशियल जो भी आता है वो क्या आता है, वो पॉजिटिव आता है, मतलब कुल मिला के हमें एनर्जी देनी पड़ती है। इस सर्कल में देखें तो यहाँ 12 जूल मिलने की बजाय हमें यहाँ पे 10 जूल मिलती है, तो इसका मतलब कुल मिला के हमारे घर से 1 जूल चली गई ना, क्योंकि हमने 11 जूल यहाँ पे दी थी, 10 जूल वापस मिल गई, तो 1 जूल हमारी जेब से लगी, तो पॉजिटिव होता है। यस क्लियर है? यस ये बता रहा वो, तो ये कॉपर 2 पॉजिटिव पॉजिटिव होता है। हालांकि कॉपर 2 पॉजिटिव मोर स्टेबल है कॉपर 1 से, क्योंकि कॉपर 1 का इसका मतलब क्या होगा, कॉपर 1 का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जो होगा वो और भी ज्यादा कॉपर 2 में ज्यादा स्टेबल है, मतलब 1 में तो और भी एनर्जी हमें देनी पड़ेगी, है ना, जेब से। अब देखिए उसके बाद मेटल 3 और 2 के बीच में कंपेयर कर रखा है, ई नोट वैल्यू मेटल 3 और 2 के बीच में, क्रोमियम 3 और 2 नेगेटिव होती है, नेगेटिव का मतलब रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव है, पॉजिटिव होता है तो मतलब रिडक्शन इजीली होती है, मतलब वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, ये इलेक्ट्रॉन छोड़ना चाहेगा, यस और नो? यस सर। अब इसका Yes. रीजन दे रखा है, ये रीजन याद करना आपको, अच्छे से याद रख लेना। तो यानी कि कॉपर 2 और 3 के अंदर 3 से 2 बन रहा है, तो ये नेगेटिव है, इसका मतलब वो 3 बनना चाहता है ना, वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करके रखना चाहता है, 2 नहीं बनना चाहता। क्लियर है? यस सर। 3 और 2 में 2 Yes. ज्यादा स्टेबल है, इसका मतलब यही है। T2G के अंदर इसमें 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, Eg में 2 होते हैं, D3 के अंदर तो D3 ज्यादा स्टेबल है एज कम्पेयर टू D4। अगर ये इलेक्ट्रॉन गेन कर ले तो D4 की वजह D3 ज्यादा स्टेबल है, यानी 2 पॉजिटिव लेस स्टेबल है, 3 पॉजिटिव ज्यादा स्टेबल है। समझ में आ गया बेटा ये? यस सर। Sir. इस एग्जांपल को याद कीजिएगा, याद रख लेना। एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं आपको, बोर्ड क्लास के अंदर ना कोई भी टीचर, जो मैं आपको ये चीज पढ़ा रहा हूँ ना रिडक्शन पोटेंशियल वाली, और ये मेटल कौन सा स्टेबल है, ये +2 के अंदर बुक में भी लिखा हुआ है, बोर्ड और एनसीईआरटी के अंदर भी है, लेकिन बोर्ड क्लास के लेवल पर कोई टीचर इसको हाथ ही नहीं लगाता, याद रख लेना, इसको करवाता ही नहीं। तो यानी डेफिनेटली ये वो मटेरियल है जो जनरली क्लास में नहीं करवाया जाता, ठीक है। टीचर इसमें सर ये बोर्ड में नहीं आते। बोर्ड में नहीं आता है, और आता है कभी कभी क्वेश्चन, बट टीचर मथा नहीं मारना चाहता, इस पे बहुत दिमाग लगता है बेटा। और फिर क्या बताएं आपको, छोड़ो रिकॉर्डिंग हो रही है ना, बाद में बात करेंगे।
तो देखिए Okay. Mn3 पॉजिटिव Mn2 पॉजिटिव, इस ये पॉजिटिव होता है, हाई पॉजिटिव है, इसका मतलब 3 पॉजिटिव से 2 पॉजिटिव, 2 पॉजिटिव ज्यादा स्टेबल है 3 के मुकाबले, तो D4 ज्यादा स्टेबल है D5 के मुकाबले। यस, या D5 ज्यादा, सॉरी D5 ज्यादा स्टेबल है D4 के मुकाबले, है ना? ये तो पता ही है, हाफ Yes, sir. की वजह से हाफ फिल्ड, हाफ कंप्लीट फील्ड होता है। नेक्स्ट देखो आयरन 3 और आयरन 2 में, ये वैसे हमें पता है आयरन 3 ज्यादा स्टेबल होता है, तो ये लेस पॉजिटिव, लर्न, याद करना है इसको, रट्टा मारना है, ठीक है? पॉजिटिव होता है बट लेस पॉजिटिव होता है, इसका मतलब डी में 5 ज्यादा स्टेबल है डी में 6 के मुकाबले। क्लियर है? यस सर। बस Yes, sir. सर अगर D4 और D6 दोनों होते तो, क्या बेटा? D4 और D6 में स्टेबल पूछता तो? D4 D6 में स्टेबल पूछेगा तो रट्टा मारना है। मेटल पे डिपेंड करेगा, आयनाइजेशन एंथैल्पी पे डिपेंड करेगा, रट्टा मारना है। ओके सर। क्लियर है? हाँ, ये चीजें कुछ कुछ समझने लायक है, लेकिन कुछ कुछ क्रैमिंग होती है, वहां डिपेंड क्या करेगा बता देता हूँ। मेटल का साइज, चार्ज ऑन मेटल, साइज और चार्ज कंपेरेबल है, ऊपर वाली मेटल है कि नीचे वाली, 3D है कि 4D है, फिर उससे कंपेयर करेंगे, ऐसे करके कुल मिला के अंदाजा सा लगा लेंगे, बट फिर भी टोटल एक्सपेरिमेंटल वैल्यू विल बी प्रेफर्ड, सीधी और साफ चीज, ठीक है? तो एक्सपेरिमेंटली अगर जो है वैल्यू वही माननी पड़ेगी, आप रीजनिंग कुछ भी कर लीजिए, क्योंकि उसका अपना एक बिहेव है और उस बिहेव में शायद हम कुछ चीजें मिस कर गए हैं, तो इसलिए साइंटिस्ट लास्ट में उसको बोलते हैं रट्टा मारना भाई, सीधी बात। बाद में रीजन ढूंढ लेते हैं वो लोग, कुछ ना कुछ इधर उधर की अड़ा देते हैं, बट कुल मिला के याद ही करना है, ठीक है? समझ में आ गया होगा, यस सर। है ना? चलिए फिर नेक्स्ट करते हैं, द SRP, standard reduction potential of iron 3 iron 2 is less than expected because the extra stability of D5 configuration of the F3, तो ये expected से थोड़ा सा लेस होता है, तो इसका एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी है, ये जनरल नोट लिख रखा, पढ़ना चाहो ठीक है, याद तो करना ही है, सीधी सी बात है। नेक्स्ट देखिए ट्रेंड इन द स्टेबिलिटी ऑफ हायर ऑक्सीजन स्टेट, तो भाई ये E नोट की वैल्यू और ये बोर्न हैबर साइकिल समझ में आया होगा बेटा सबको? यस सर। Yes, sir. ठीक है, तो ये बोर्न हैबर साइकिल है भाई, लिख दूं क्या इसको? मेरे को स्पेलिंग नहीं आती बोर्न हैबर की, चलो लिख देता हूँ। बोर्न है या बोहर्न है? सर बॉर्न होता है शायद। कोई बात नहीं, हम नेट पे चेक करते हैं इसकी स्टेबिलिटी, है ना? ये साइंटिस्टों के नाम में बोले कुछ जाते हैं, Yes, sir. बोहर नाम का एक साइंटिस्ट भी है। BORN दिखा रहा है शायद, BORN, बोर्न हैबर साइकिल, ठीक है, यही है बेटा बोर्न हैबर साइकिल। देखिए बोर्न हैबर साइकिल, हमारे दिमाग में भी ये बॉर्न हो गया। लैटिस एंथैल्पी, इसके बाद में ठीक है बोर्न हैबर साइकिल फॉर सोडियम क्लोराइड, ठीक है वही है, सोडियम क्लोराइड के लिए भी वैसा होता है, BORN होता है बेटा, बोर्न हैबर साइकिल, ये बोर्न हैबर साइकिल है, ठीक है, बोर्न हैबर साइकिल, और यहां से स्टार्ट हो रहा है। क्लियर है भाई? तो आगे बढ़ते हैं बेटा, ट्रेंड इन द स्टेबिलिटी ऑफ द हायर ऑक्सीजन स्टेट, हायर ऑक्सीजन स्टेट कौन कौन सी स्टेबल होती हैं और कैसे स्टेबल होती हैं? स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डाटा प्रोवाइड, ये सारा जो भी हम आज डाटा कर रहे हैं ये भी गहरे लेवल वाला है, ये सिंपल सीधा नहीं है, इसीलिए मैं इस पे टाइम लगा रहा हूँ, याद रख लेना। आपको शुरू में अभी लगेगा सब समझ में आ रहा है, लेकिन बाद में ना ये माइंड से वैनिश बहुत जल्दी होता है, ठीक है, और बाद में इसको समझना मुश्किल होता है, तो इसीलिए हम इस पे टाइम लगा रहे हैं, ध्यान रख लेना इस बात, ठीक है? देखते हैं कितना होता है 5 मिनट में। और स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डाटा प्रोवाइड वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन अबाउट द स्टेबिलिटी ऑफ द डिफरेंट ऑक्सीजन स्टेट्स शोन बाय द एलिमेंट, द हायर ऑक्सीजन स्टेट आर शोन जनरली अमंग द हैलाइड्स एंड ऑक्साइड। ये चीज याद रखना भाई, जब हैलोजन और ऑक्सीजन जुड़ा होगा, स्पेशली ऑक्सीजन, ऑक्सीजन बहुत खास है, याद रख लेना, हैलाइड एंड ऑक्साइड। ऑक्सीजन क्यों खास है उसका रीजन हम डिस्कस करेंगे। हैलाइड और ऑक्साइड जुड़े होते हैं तब क्या होता है, तब कोई ऑक्सीजन स्टेट ज्यादा वाली स्टेबल होती है, स्पेशली ऑक्सीजन से। ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाती है, बता देता हूँ। मान लो कि आपको हायर ऑक्सीजन स्टेट, जैसे हमने क्या पढ़ा था, ओस्मियम और रोडियम, इरिडियम। हाँ नहीं सॉरी सर। ऑस्मियम और रोडियम प्लस RH और OS था बेटा, है ना? तो देखिए Yes, मान लो sir. RH और 8 OS, प्लस वाले। RH और OS के अंदर मुझे ये बताइए, पीरियोडिक टेबल हमारे पास है, ठीक है, यहीं पर है। RH और OS में आयरन के नीचे RU और OS है भाई, RH नहीं। सर RU है। क्या पढ़ा था, दोबारा से देखते हैं, RU था या RH था? यहाँ पर था भाई, RU है भाई, ठीक है, सर RU है। है ना, RU भाई आयरन फैमिली है, सीधी सी बात है, ठीक है। तो RH और पीछे है क्या, RH और उसमें RU में
आयरन फैमिली, दैट इज RH और OS, फिर से RH बोल रहा हूं, RU और OS, इसके अंदर जब हम 8 ऑक्सीजन स्टेट दिखाते हैं ना, तो मान लो RU के चारों तरफ आप 8 फ्लोरीन जोड़िए, क्योंकि ऑक्सीजन स्टेट ऐसे तो वो नहीं दिखाएगा, कम से कम उसको हाई इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट चाहिए, है ना? ये बात समझ Yes, में आ sir. रही है? तो हम 8 फ्लोरीन जोड़ते हैं, 8 फ्लोरीन, वही ऐसा कर सकता है, यस और नॉट? Yes, sir. लेकिन इसके साथ एक प्रॉब्लम है, 8 फ्लोरीन जोड़ने का मतलब हर एक फ्लोरीन के पास में 3 लोन पेयर होते हैं। देखिए 4 इधर जुड़ गई, 4 इधर जुड़ गई, 8 फ्लोरीन जुड़ गई। तो 8 फ्लोरीन जुड़ने के बाद में ये कैसा स्ट्रक्चर होता है, कोई बता सकता है? इस स्ट्रक्चर को आपने पढ़ा नहीं है ये, फिर भी गैस मारो। 8 चीजें जुड़ी हूं, 6 जुड़ी सर हूं, हेक्सागोनल बाय पिरामिड। Hexagon. हाँ नहीं होता, नहीं, ये गैस गलत है। क्यूबिक, क्यूबिक बनाता है, 8 कॉर्नर होते हैं क्यूब में, वैसे यूरेनियम ऐसा sir. करता है, यूरेनियम ऐसा करता है वैसे, ठीक है, क्यूबिक बनाएगा, क्योंकि हेक्सागोनल ना, हेक्सागन का जो बोन एंगल है वो बहुत कम हो जाता है, इसकी वजह से गड़बड़ होती है। तो हेक्सागोनल बाइपिरामिडल नहीं होता, ये क्यूबिक होता है। फिर इसके बाद में आता है प्रिज्मेटिक स्ट्रक्चर, फिर आता है एंटी प्रिज्मेटिक स्ट्रक्चर। ये 3-4 स्ट्रक्चर बचे हैं आपके सिलेबस में, जो नहीं है, जो हायर क्लासेस में, ठीक है, वो BSc के अंदर आ जाते हैं। उसके बाद MSc के अंदर एक आते हैं केज स्ट्रक्चर आते हैं, ठीक है, क्लोजो, नीडो, आर्केनो, बस वो कर लिए, समझ लो स्ट्रक्चर में कभी जिंदगी में दिक्कत नहीं आएगी, सारी केमिस्ट्री खत्म, इसके ऊपर स्ट्रक्चर्स नहीं है। फिर उसके बाद प्रोटीन वगैरह के स्ट्रक्चर तो बड़े बड़े स्ट्रक्चर होते हैं, बेतुके होते हैं, वो याद ही करने पड़ते हैं, उनका कोई सिर पैर नहीं होता, बट ये सिस्टमेटिक स्ट्रक्चर्स। तो देखिए 8 फ्लोरीन जोड़ना, ठीक है, 8 फ्लोरीन जोड़ना, सभी के पास 3-3 लोन पेयर, तो क्या करेगा ये? भीड़ भाड़ नहीं मचा देगा? ये बात समझ में आ रही है? यस सर। Yes. तो ऑक्सीडेशन स्टेट तो ये 8 दिखा सकता है, बट ये खुद ही जुड़ेगा, साइज छोटा है, इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी हाई है, डेफिनेटली 8 ऑक्सीजन स्टेट दिखा सकता है, पर ये प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। इसकी बजाय ऑक्सीजन भी तो है, ऑक्सीजन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, माना कि फ्लोरीन के जैसा नहीं है, बट डबल बॉन्ड से जुड़ सकता है, यस और नॉट? यस सर। डबल बॉन्ड से जुड़ेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, यहां पर इसने क्या किया पता है? देखो जरा ध्यान से सोचो, 8 ऑक्सीजन स्टेट भी दिखा दी और टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, बिल्कुल प्यारा सा स्ट्रक्चर है, परफेक्ट 109 डिग्री 28 मिनट का एंगल होगा, और क्या होगा? परफेक्ट स्ट्रक्चर होगा। भले ही 2 लोन पेयर है, बट कोई दिक्कत नहीं देगा कोई भी लोन पेयर। यस, क्लियर है? यस सर। Yes, sir. Higher oxygen states are more stable with oxygen, with oxides, not with fluorine। ये क्वेश्चन आता है कई बार कि फ्लोरीन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, फिर भी फ्लोरीन ऑक्सीजन स्टेट हायर नहीं दिखा पाता। व्हाई? बिकॉज फ्लोरीन खुद के साथ ही क्या होता है, समझ गए होगे क्या होता है? ये क्या बोलते हैं इसको? रिपेल होगा। रिपेल होता है, ठीक है, Yes, दैट इज sir. व्हाई। तो ये लेस स्टेबल होगा, इसको मैं यहां मेंशन कर रहा हूं, लेस स्टेबल, रिपल्शन, समथिंग समथिंग मोर स्टेबल, है ना? दोनों में ऑक्सीजन स्टेट क्या है? हायर, ये 8 ही है। क्लियर है भाई? सेम फॉर ओस्मियम। हाँ, अगर आप ये कहें कि इन दोनों में से साइज किसका बड़ा है, ओस्मियम का है, तो ओस्मियम शायद फ्लोरीन को जोड़ ले, क्योंकि उसका साइज बड़ा होता है ना, थोड़ी सी जगह छोड़ देगा वो, बट फिर भी फ्लोरीन फिर भी दिक्कत देगा, ऑक्सीजन दिक्कत नहीं देगा। ठीक है, समझ गए बेटा? यस सर। अब आगे देखिए, तो हैलाइड ऑफ फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, तो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज के अंदर हैलाइड्स देखते हैं। तो इन मेटल हैलाइड, मेटल के हैलाइड्स के अंदर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, द ट्रांजिशन एलिमेंट रिएक्ट विद हैलोजन टू at high temperature to form the transition halide. These are very high at that reaction, but once the reaction start, heat of reaction sufficient to continue the reaction। एक बार रिएक्शन स्टार्ट होती है तो रिएक्शन की हीट ही सफिशिएंट है, वो हाई एनर्जी पर, हाई टेम्परेचर पर स्टार्ट होते हैं, बट जुड़ने पर वो हाई एनर्जी छोड़ते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो फिर उसके बाद अपने आप स्टार्ट रहती है, कोई दिक्कत नहीं है। सफिशिएंट टू कंटिन्यू द रिएक्शन, द हैलोजन रिएक्ट इन द फॉलोइंग डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो भाई फ्लोरीन सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, ये सबको पता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। मुझे नहीं लगता कि इस ऑर्डर को आपको याद करने की जरूरत है। यस, क्लियर है? यस सर। हैलोजन डिक्रीज रिएक्ट इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर। नेक्स्ट देखिए, इन जनरल द एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज टेंड टू एग्जिस्ट इन लो ऑक्सीजन स्टेट। जनरली क्या होता है, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज के जो एलिमेंट्स हैं लो ऑक्सीजन स्टेट में रहते हैं। हमें पता है ना, नीचे की तरफ ऑक्सीजन स्टेट हायर वाली ज्यादा स्टेबल होती है, ऊपर की तरफ लो स्टेबल होती है, ये पढ़ा था हमने। यस सर। क्रोमियम टू जिंक फॉर्म स्टेबल डाइफ्लोराइड। अब ये याद रख लेना, क्रोमियम से लेकर जिंक तक, ठीक है, 24 से 30 तक, ये डाइफ्लोराइड बनाते हैं, स्टेबल। अदर एंड द अदर क्लोराइड्स आर आल्सो नोन, और दूसरे क्लोराइड्स भी नोन है, अदर क्लोराइड्स आर।
ठीक है, ये रिएक्शंस नीचे आ जाएंगे आई थिंक, तब आपको पता लग जाएगा, जस्ट रिएक्शंस हैं। सिंस फ्लोरीन इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट द ट्रांजिशन शो हाईएस्ट ऑक्सीजन स्टेट विद फ्लोरीन। ये मैं रीजन एक्सप्लेन कर चुका हूं, ये विद फ्लोरीन नहीं है, ये गलत है, ठीक है। फ्लोरीन के साथ हाईएस्ट ऑक्सीजन स्टेट दिखाते हैं, द हायर ऑक्सीजन स्टेट्स टाइटेनियम X4 टेट्रा हैलाइड है, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन सारे जोड़ सकता है ये, कोई दिक्कत नहीं है इसको, ठीक है। वेनेडियम पेंटाफ्लोराइड एंड क्रोमियम हेक्साफ्लोराइड ये भी हैं, ठीक है भाई, समझ में आ गया। यस सर। हाईएस्ट ऑक्सीजन स्टेट विद फ्लोरीन, फ्लोरीन के साथ में यहां लिख दूं नॉट मच स्टेबल, नहीं ये लिखना ठीक नहीं, क्योंकि छोटे वाली तो हायर वाली ठीक है, जब 8 वाली की बात करते हैं तब थोड़ा गड़बड़ होती है, समझ में आ रही है बात, यस सर। है ना। तो इसको अभी हम ये लिखना ठीक भी नहीं है, और इन्होंने पॉइंट लिख दिया, तो इसको या तो पूरा एक्सप्लेन करके लिखते वो ज्यादा बेटर था। चलो कोई बात नहीं, ठीक है, आपको समझ में आ गया, दैट्स इनफ, ठीक है, याद रहेगा। यस सर। ठीक है, इसके बाद में एक दो और पॉइंट इसको, चलो इन मेटल ऑक्सीडाइजेशन ऑक्सो कैटायंस ये बाद में देखेंगे, ये वाले पॉइंट मैं कवर कर दूं, चौथा पांचवा छठा। 7 ऑक्सीजन स्टेट मैग्नीज इज नॉट शोन बाय सिंपल हैलाइड हाउएवर, अब ये देख लो जरा, ये रीजन वही है जो मैंने बताया था, सिंपल हैलाइड ऐसा नहीं कर सकते, बट ऑक्सीजन 3 और 1 फ्लोरीन शोन इन विच ऑक्सीजन स्टेट मैग्नीज इज 7 पॉजिटिव। समझ में आ रहा है कैसे होगी। फ्लोरीन बेशक हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, लेकिन फ्लोरीन कितने जुड़ेंगे, 7 जोड़ने पड़ेंगे, जो कि पॉसिबल नहीं है, लेकिन ऑक्सीजन 3 जोड़ दिया डबल बॉन्ड के साथ और 1 फ्लोरीन जोड़ दिया, टोटल 4 जुड़े हुए हैं। समझ में आ रहा है बेटा। यस सर। Mn डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O एंड विद 1 फ्लोरीन, दैट्स इट, क्लियर है। ऐसा हो रहा है इसमें, तो 7 पॉजिटिव ऑक्सीजन स्टेट दिया गया। टेंडेंसी टू फ्लोरीन, द टेंडेंसी ऑफ फ्लोरीन टू स्टेबल द हायर ऑक्सीजन स्टेट इज ड्यू टू द either higher lattice enthalpy versus in case of the COF3 the higher bond enthalpy due to the higher covalent bond V2 VF5, ये तो आप समझ सकते हैं हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, इसकी बकवास बता रखी है। फ्लोरीन आर रिलेटिवली अनस्टेबल इन द लो ऑक्सीजन स्टेट, इन देयर लो ऑक्सीजन स्टेट, लो ऑक्सीजन स्टेट में फ्लोरीन अनस्टेबल होती है। फॉर एग्जांपल वेनेडियम फॉर्म ओनली VX2, वेनेडियम सिर्फ VX2 बनाता है क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन के साथ, फ्लोरीन के साथ नहीं बनाता, समझ में आ गया, ठीक है। नेक्स्ट है कॉपर कैन फॉर्म, कॉपर सिर्फ एक X जोड़ता है और वो X क्लोरीन या आयोडीन होगा, ब्रोमीन भी नहीं है उसमें। ऑल कॉपर 2 हैलाइड्स आर नॉन एक्सेप्ट आयोडाइड, आयोडाइड को छोड़कर बाकी के सारे कॉपर 2 हैलाइड जो हैं वो नॉन होते हैं, ठीक है। 1 मिनट रुकिए बेटा, शायद कॉल आ रहा है। तो देखिए आगे सिर्फ ये 2 पॉइंट ही एक्सप्लेन करेंगे, फिर लेक्चर को ऑफ करेंगे। दिस इज बिकॉज कॉपर 2 पॉजिटिव ऑक्सीडाइज टू I नेगेटिव टू I2। अब ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉपर 2 था, कॉपर 2 I नेगेटिव के साथ में I2 के अंदर कन्वर्ट कर देता है, कॉपर 2 I2 क्या बनेगा ये पता है, कॉपर 1 पॉजिटिव बना देता है उसको, ठीक है, ऑक्सीडाइज कर देता है आयोडीन को, खुद रिड्यूस हो जाता है कॉपर 2 पॉजिटिव ड्यू टू साइज या कुछ भी रीजन है, लेकिन कॉपर 2 पॉजिटिव ज्यादा स्टेबल होता है, बट यहाँ पर ये ऐसा कर रहा है, तो ये एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ये रिएक्शन पूछी जा सकती है पेपर में, ध्यान रख लेना। यस क्लियर है बेटा। यस सर। यस सर। आगे बढ़ते हैं। इट हैज बीन ऑब्जर्व्ड दैट मैनी कॉपर 1 पॉजिटिव आर अनस्टेबल इन एक्वस सॉल्यूशन, ये एक्वस सॉल्यूशन में कॉपर 1 तो अनस्टेबल होता है, बिल्कुल सही है, ठीक है, हमें पता है कॉपर 2 पॉजिटिव स्टेबल होता है। दे अंडरगो द डिस्प्रोपोर्शनेशन, अब यहाँ पर वो डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन भी करता है कॉपर 2 एंड कॉपर 0, एज कॉपर 1 जो है वो डिस्प्रोपोर्शनेशन दिखाता है, कॉपर 2 में बन जाता है और कॉपर 0 में, तो 2 और 0 एक बढ़ गई एक कम होगी, इसी को बोलते हैं डिस्प्रोपोर्शनेशन, जो ऑक्सीजन स्टेट है उससे कम हो जाए और बढ़ जाए साइमल्टेनियसली। कॉपर 2 ऑक्सीजन स्टेट इज मोर स्टेबल देन कॉपर 1, ये भी लाइन लिखी हुई है जो मैंने अभी सर्च की थी, मैं आपको बोला था 2 स्टेबल होती है। दिस कैन बी एक्सप्लेन ऑन द मच लार्जर नेगेटिव हाइड्रेशन एंथैल्पी, इसकी लार्जर नेगेटिव हाइड्रेशन एंथैल्पी की वजह से ऐसा होता है, कॉपर इन एक्वस फॉर्म much more than the compensate for the large energy of the required to second energy of the copper, ठीक है, क्लियर है भाई। that's all for the today's lecture, अगले लेक्चर में हम करने वाले हैं इन मेटल हालाइड्स एंड ऑक्सो कैटायंस, ठीक है बेटा। रिकॉर्डिंग ऑफ कर रहा हूँ, किसी को डाउट है तो डाउट पूछ लीजिए अब।